O81 हिंदी अध्याय 401 हॉट ब्लडड 2। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। आप लोग अच्छी तरह से देखें और भविष्य के संदर्भ के लिए अपने होलोवॉच पर रिकॉर्ड भी करें, मैंने कहा, और मैंने बहुत धीमी गति से बॉडी क्लींजिंग तकनीक का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया ताकि वे मेरी हर हरकत पर नजर रख सकें। मैं थोड़ा थका हुआ हूं, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि मैंने बॉडी क्लींजिंग तकनीक के पहले कुछ चरण किए थे। लगातार अभ्यास से मेरी मांसपेशियां इतनी लचीली हो गई हैं कि बॉडी क्लींजिंग तकनीक से उत्पन्न तनाव का मुझ पर ज्यादा असर नहीं हुआ। मैंने एक के बाद एक आसन पूर्ण सहजता और स्पष्टता के साथ किया। मेरी गति में कोई कठोरता नहीं थी, यद्यपि मैं धीमी थी, बल्कि वे थोड़े लयबद्ध लग रहे थे। मैंने एक बार इस तकनीक का प्रदर्शन करते हुए खुद को रिकॉर्ड किया था और मैंने देखा कि मैंने जो पहले 10 मूव्स किए वे लयबद्ध थे। उसके बाद इस तकनीक ने मुझ पर थोड़ा दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे मेरी हरकतें थोड़ी कठोर हो गईं। 7वें आसन पर पहुंचने के बाद मुझे थकान के कारण थोड़ा तनाव महसूस होने लगा, लेकिन ये ज्यादा नहीं था। मैंने इसे जारी रखा और जितना अधिक मैं ऊपर गया उतना अधिक तनाव महसूस करने लगा। जैसे ही मैंने 8वां मूव करना शुरू किया, मुझे पसीना आने लगा और मुझे अपने शरीर को सूर्य की आग की हल्की परत से ढकना पड़ा ताकि वह बाहर आने से पहले ही वाष्पित हो जाए। सामान्यतः मैं पसीने को भाप बनाने के लिए अपने शरीर को सनफायर से नहीं ढकता। ऐसा करना मूर्खतापूर्ण होगा क्योंकि इसके लिए व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से अपना 100% देना होता है। पसीने को जलाने के लिए रूल पावर का प्रयोग करना बहुत ही बेकार काम है, और मैं ऐसा बेकार काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं केवल 12 आसन ही कर रहा हूं और इसके लिए मुझे पसीने को जलाने के लिए अपनी ऊर्जा को मोड़ने के लिए ज्यादा तनाव में नहीं रहना पड़ेगा। मैं सोफिया और रीना की तीखी निगाहों को अपने ऊपर महसूस कर सकता था और सच कहूं तो मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ। मैं पहले कभी इतनी गहरी निगाहों के सामने नहीं रहा, यहां तक कि वेस्टब्लिड शहर की प्रतियोगिता में भी, जहां लाखों लोग मुझे घूर रहे थे। मुझे इतना असहज महसूस नहीं हुआ जितना मैं अभी महसूस कर रहा हूं। पूरे कपड़े पहने होने के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनके सामने पूरी तरह से नंगा हूं। माइकल को यह नहीं पता था कि दोनों बहनें उसे देखने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग कर रही हैं और इस विधि से वह उनकी आंखों के सामने लगभग नंगा हो जाता है। मैं आसन करता रहा और जल्द ही 10वां आसन पूरा कर लिया और अब केवल 2 ही शेष बचे हैं, लेकिन वे सबसे कठिन हैं क्योंकि अपने चरम पर भी मुझे 10वें आसन के बाद थोड़ा तनाव महसूस होता था। अब जब मैं थका हुआ हूं तो और भी कम। फिर भी मैं बिना जरा भी हिले डुले प्रदर्शन करता रहा। हजारों बार एक ही तरह के अभ्यास करने की आदत होने के कारण मेरी मांसपेशियां अपने आप चलने लगी। इन्हें करना इतना स्वाभाविक हो गया कि मैं पहले 10 आसन आंखें बंद करके भी कर सकता हूं। 11वीं मुद्रा में मछली पकड़ने के बाद मैंने 12वीं मुद्रा का प्रदर्शन शुरू किया। 12वीं मुद्रा में व्यक्ति को मामूली सफाई से गुजरना होगा और मुझे उम्मीद है कि ये बहनें 10 दिनों में इस मुद्रा तक पहुंच जाएंगी, इसलिए उनके पास दूसरी सफाई तक पहुंचने के लिए 20 दिन होंगे, जो उन्हें काफी बड़ा बढ़ावा देगा। उन दोनों में ऊर्जा और प्रदर्शन करने की इच्छाशक्ति है, मेरी तुलना में, जो कि कॉर्पोरल अवस्था में था जब मैं अपनी पहली छोटी सी सफाई से गुजरा। मेरी तुलना में न केवल उन्होंने सुप्रीम कॉम्बैट व्यायाम के 2 एमेथिस्ट सील भी बनाए, जिनके बारे में मुझे यकीन है, उनके पास पीक मास्टर स्टेज पावर भी है जो कि मैना ट्रांसम्यूटेशन क्रिस्टल से संचालित है। इसलिए जब तक उनमें खुद को और ऊपर धकेलने की इच्छाशक्ति है, वे 1 महीने के भीतर दूसरी सफाई तक पहुंचने में सक्षम होंगे, जिससे उनकी युद्ध शक्ति में काफी सुधार होगा और गिल्ड चैलेंज को पार करने का मौका भी मिलेगा, जिसके लिए हम सभी जा रहे हैं। फ्रीवेब नोवेल कप फुह शरीर शुद्धिकरण व्यायाम की 12वीं मुद्रा पूरी करते समय मैं थकान से सांस छोड़ता हूं। यदि मैंने बलपूर्वक स्वयं पर नियंत्रण न किया होता तो मैं थकान के कारण कांपने लगता। क्या तुम लोगों ने इसे याद कर लिया है? मैंने थके हुए ढंग से लिविंग रूम के कोने में सोफे पर बैठते हुए पूछा। हाँ, हमने इसे याद कर लिया है और इसे रिकॉर्ड भी कर लिया है, सोफिया ने जवाब दिया। पहली सफाई तक पहुंचने में आपको कितने दिन लगे? रीना ने अपनी मधुर मधुर आवाज में पूछा। 6 दिन, मैंने सच्चाई से उत्तर दिया। पहले 12 आसन तो आसान है, लेकिन उसके बाद जो आता है वह बहुत कठिन है। और दूसरी सफाई के लिए? रीना ने फिर पूछा। 3 महीने, मैंने फिर से सच्चाई से जवाब दिया। इतना लंबा समय? सोफिया चिल्लाई। मेरा जवाब सुनकर वह स्पष्ट रूप से बहुत आश्चर्यचकित थी क्योंकि 6 दिन और 3 महीने के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। अपना सिर हिलाते हुए मैंने कारण विस्तार से बताया। इसके कई कारण हैं जिसके कारण मुझे 3 महीने लगे।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बॉडी क्लीनिंग एक्सरसाइज करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जब मैं इसे कर रहा था तो मैं साजन स्टेज का केवल प्रारंभिक स्तर था और बॉडी क्लीनिंग एक्सरसाइज को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास केवल 2 एमेथिस्ट सील थे। लेकिन आप लोग अलग हैं, आपके पास न केवल 2 एमेथिस्ट सील हैं, बल्कि आप शीर्ष मास्टर स्तर पर भी हैं। इसलिए जब तक आप लोग खुद को और अधिक कठिन बनाने के लिए तैयार हैं, आप निश्चित रूप से इस महीने के भीतर दूसरे क्लींजिंग तक पहुंच सकते हैं। मैंने कहा। यह सुनकर उन दोनों ने समझ में सिर हिलाया। क्या प्रदर्शन शुरू करने से पहले आपके मन में कोई सवाल होता है? मैंने पूछा। हाँ, क्या हम भी आपकी तरह धीरे धीरे अभ्यास करते हैं? रीना ने पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया और कहा, गति मायने नहीं रखती, या तो आप इसे तेजी से कर सकते हैं या धीरे से कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। मैंने सीधे चेहरे से कहा, चाहे आप कितनी भी गति से प्रदर्शन करना चाहें, 1-2 पोज के बाद आप दोनों वैसे भी धीरे धीरे प्रदर्शन करेंगे। मैंने सोचा और मन ही मन हंस पड़ी। कोई और सुझाव जो आप हमें देना चाहेंगी? रीना ने फिर पूछा। जब आप बॉडी क्लींजिंग एक्सरसाइज कर रहे हो तो सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज को प्रसारित करने का प्रयास करें, इससे आपको दोनों में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मैंने उत्तर दिया। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? सोफिया ने आवाज में पूछा। उसकी सोच से बॉडी क्लींजिंग तकनीक पहले से ही कठिन है और ऊपर से अगर कोई सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज को प्रसारित करना चाहे तो क्या ये बेहद मुश्किल नहीं हो जाएगा? न तो वह बॉडी क्लींजिंग एक्सरसाइज को ठीक से कर पाती है और न ही वह सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज को प्रसारित कर पाती है। यह ऐसा होगा जैसे एक साथ 2 काम करने की कोशिश की जाए लेकिन किसी में भी सफलता न मिले। इसने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया। आप लोग इसे आजमाएं। अगर यह आपके लिए काम करता है तो यह अच्छा है, अगर नहीं तो आप सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज को प्रसारित करना बंद कर सकते हैं और पूरी तरह से बॉडी क्लींजिंग तकनीक पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मैंने कहा। सोफिया ने कहा, ठीक है, हम पहले आपके विचार को आजमाएंगे। यदि यह काम कर गया तो हम इसका प्रयोग जारी रखेंगे, यदि नहीं हुआ तो हम इसे छोड़ देंगे। दोनों बहनें बाहर निकलने वाले कमरे में खाली जगह पर चली गईं और अपने शरीर को आराम देने के लिए स्ट्रेचिंग करना शुरू कर दिया। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि बॉडी क्लींजिंग एक्सरसाइज करने से पहले स्ट्रेचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं दृश्य का बहुत अधिक आनंद ले रही थी और उनके बॉडी क्लींजिंग एक्सरसाइज शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती थी ताकि मैं बिना छुपे उनके सुंदर और हॉट शरीर को खुलेआम देख सकूं। पर्याप्त स्ट्रेचिंग करने के बाद दोनों बहनों ने अपने बीच थोड़ी दूरी बना ली और बॉडी क्लींजिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। दोनों इस तकनीक का प्रदर्शन करने लगे और मैं बिना किसी शर्म के उन्हें खुलेआम देखने लगा। मुझे कहना होगा कि दोनों बहनें बहुत हॉट हैं। उनकी मांसपेशियां इतनी अच्छी हैं कि उनके चेहरे पर चर्बी का एक कण भी नहीं दिखता और कोई भी उनके ईश्वर प्रदत्त गुणों को नहीं भूल सकता जो उनकी हर हरकत के साथ हिलते हैं। बहनों के पास वास्तव में ईश्वर प्रदत्त शरीर है क्योंकि उनकी प्रत्येक हरकत अनोखी लगती है और उनकी गतिविधियां इतनी लयबद्ध होती हैं कि कोई यह नहीं बता सकता कि वे पहली बार शरीर शुद्धिकरण व्यायाम कर रही हैं। जहां मैं इस दृश्य का भरपूर आनंद ले रहा हूं, वहीं मैं उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक मुद्रा को भी ध्यानपूर्वक देख रहा हूं। पहले 2 आसन उन्होंने अपेक्षाकृत आसानी से किए, ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई तनाव महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने तीसरा आसन करना शुरू किया तो उन्हें अपने शरीर के हर हिस्से में तनाव महसूस होने लगा। पहली बार उनके लिए मुश्किल होने वाला है क्योंकि उन्होंने कभी भी सर्वोच्च युद्ध तकनीक का प्रदर्शन नहीं किया है और उनकी मांसपेशियां काफी कठोर हैं। उन्हें सर्वोच्च युद्ध अभ्यास के एक पूरे सत्र की आवश्यकता होगी, इसलिए जब वे शरीर का मुकाबला तकनीक करते हैं तो वे अपनी मांसपेशियों में तनाव के इस स्तर को महसूस नहीं करेंगे। तीसरा आसन पूरा करने के बाद उन्होंने चौथा आसन शुरू किया और जब वे इसे कर रहे थे तो मैं स्पष्ट रूप से उनके शरीर पर पसीने की बूंदें बहती देख सकता था। यह अजीब तरह से सम्मोहित करने वाला महसूस हुआ। पसीने ने उनके पहने हुए तन कपड़ों को जल्दी से गीला कर दिया, जिससे उन अंगों की स्पष्ट रूपरेखा दिखने लगी जिन्हें उन्होंने कपड़े से ढका हुआ था। उनके कपड़े गीले होने के कारण मैं उनके शरीर की सुंदर रूपरेखा देख सकता था, जिससे मैं उत्तेजित हो गया और मेरा दिल अनियंत्रित ढंग से धड़कने लगा। मुझे शर्म आनी चाहिए, मैं अपने दोस्तों को अश्लीलता से घूर रहा हूँ। ग्रिम युद्ध क्षेत्र में ये तनावपूर्ण माहौल वास्तव में बीमार और निराश कर रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि चौकी में इतने सारे साहसिक स्वर्ग स्वीकृत हैं। जब मुझे पहली बार पता चला कि इस चौकी में कितने वेश्यालय हैं, तो मैं काफी हैरान रह गई और समझ नहीं पाई कि चौकी को इतने सारे वेश्यालयों की क्या जरूरत है, लेकिन अब मुझे इसका कारण समझ आ गया है। frwebnoel.co
इस तीव्र युद्ध जैसे माहौल में लोगों को तनाव, हताशा और अन्य भावनाओं को दूर करने के लिए कुछ चाहिए होता है। ऐसी कई चीजें हैं जो किसी के व्यक्तित्व के आधार पर तनाव को दूर करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन सेक्स निस्संदेह सबसे अच्छा विकल्प है। ऐसा लगता है कि मुझे ग्रिम बैटलफील्ड में गर्लफ्रेंड न रखने के नियम को तोड़ना होगा, या फिर दैनिक लड़ाई के कारण महसूस हो रहे तनाव और हताशा को दूर करने का कोई रास्ता खोजना होगा। मैं 1 या 2 महीने तक तो ठीक रह सकता हूँ, लेकिन यदि मेरे अंदर तनाव और हताशा बढ़ती रही और मैंने उसे दबाए रखा, तो वह बिना किसी चेतावनी के फट जाएगी। मैंने सोचा कि इस अफेरियन बर्बादी के कारोबार से निपटने के बाद मुझे मुक्ति का कोई रास्ता खोजना होगा। जब मैं अपनी सोच से बाहर आई, तो मैंने पाया कि बहनों ने पहले ही छठा आसन पूरा कर लिया था और कपड़े इतने गीले हो गए थे कि इस बार मुझे ये देखने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग नहीं करना पड़ा कि इसके नीचे क्या है, क्योंकि यह बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। 7वीं चाल के साथ उनकी चाल पहले जैसी स्पष्ट और सहज नहीं रह जाती, उनकी चाल में कठोरता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। वे स्पष्टता 7वीं मुद्रा करने के लिए काफी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं तथा छठी मुद्रा की तुलना में उनकी गति भी काफी धीमी हो गई है। वे यह व्यायाम करते रहे और मेरी नजरें अनजाने में ही लगातार उनके शरीर पर घूम रही थीं। मैंने कई बार रुकना चाहा, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी मैं ऐसा नहीं कर पाया। उन्होंने 7वां, 8वां आसन पूरा किया और अंत में 9वां आसन शुरू किया। 9वां आसन करने में बहुत अधिक समय लगता है। उनकी चाल घोड़े की तरह होती है और प्रदर्शन करते समय उनका कंपन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मुझे उम्मीद थी कि वे 9वीं चाल तक पहुंच जाएंगे। देखते हैं कि वे इससे ऊपर जा पाते हैं या नहीं। यदि वे 9वीं मुद्रा से ऊपर नहीं जा पाते हैं तो उन्हें 12वीं चाल तक पहुंचने और पहली छोटी सफाई पाने के लिए 1 सप्ताह या उससे अधिक समय की आवश्यकता होगी। लेकिन यदि वे आज 9वीं चाल से ऊपर जाने में सक्षम हैं तो उन्हें पहली सफाई तक पहुंचने में केवल 3 से 4 दिन लगेंगे। वे लगातार प्रयास करते रहे, यहां तक कि कांपते शरीर के साथ भी वे लगातार प्रयास करते रहे और अंततः वे एक ही समय में 10वें आसन तक पहुंचने में सफल हो गए और अपने कांपते शरीर के साथ ही इसे करने लगे। मुझे उनकी दृढ़ता की प्रशंसा करनी होगी। वे वास्तव में एक ही समय में 10वें पोज तक पहुंचने में सक्षम हैं, जो मैं भी नहीं कर पाया था। हालांकि उनकी शक्ति और हर चीज जैसे कई कारक शामिल थे, फिर भी उनके लिए एक ही समय में 10वें पोज तक पहुंचना सराहनीय है। इससे आगे जाकर मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि वे पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। धप धप। कुछ मिनट बाद दोनों बहनें एक के बाद एक जमीन पर गिर गईं। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वे पूरी तरह से बेजान दिख रही थीं, जैसे किनारे पर बहकर आए कोई मरी हुई मछली। सोफिया, तुमने इतनी जल्दी काम खत्म कर लिया। मैंने सोचा था कि नीचे जाने से पहले तुम पहले सफाई करवाओगी, मैंने उसके कंधे पर अपनी उंगली रखते हुए कहा। मैं उसकी आंखों में देख सकता था कि वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पास ऐसा करने की ऊर्जा नहीं थी। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? मैंने कहा और फिर से मजाक में उसके कंधे पर हाथ मारा। ये गतिहीनता सोफिया के लिए कष्टकारी होगी, जो बहुत बात करना पसंद करती है और हमेशा बहुत घूमती रहती है। क्या तुम मुझ पर नाराज हो सोफिया? मैंने उसे दबाते हुए पूछा। मेरे बार बार दबाने से वह चिढ़ गई और क्रोधित हो गई, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति में वह अपनी उंगलियां भी नहीं हिला पा रही थी और न ही अपने होंठ हिलाकर बोल पा रही थी, जबकि वह ऐसा करना चाहती थी। सोफिया के साथ थोड़ी मस्ती करने के बाद मैंने दोनों बहनों को छोड़ दिया। वे 1 घंटे से भी कम समय में चलने लायक हो जाएंगी। समय बीतता गया और 20 मिनट के बाद बहनें अपनी अंगुलियों को हिलाने में सक्षम हो गईं और फिर आधे घंटे के बाद उन्होंने अपने अंगों को धीरे धीरे हिलाने की क्षमता हासिल कर ली। तभी सोफी ने अपनी गर्दन मेरी ओर घुमाए और कुछ बुदबुदाया, जिसे मैं सुन तो नहीं पाया पर उसका मतलब समझ गया। यदि वह हमेशा की तरह होती तो वह एक खूंखार बिल्ली की तरह मुझ पर झपट पड़ती। भगवान का शुक्र है कि अब उसमें बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची है, अन्यथा मुझे उसके डर से अपने ही अपार्टमेंट से भागना पड़ता। ये देखते हुए कि वे अपने अंगों को थोड़ा बहुत हिलाने में सक्षम हैं, मैं बाथरूम में गई और उनके लिए टब तैयार कर दिया, ताकि यदि वे गर्म पानी में भीगना चाहें तो वे इसका उपयोग कर सकें। जल्द ही 15 मिनट बीत गए और दोनों बहनें चलने में सक्षम हो गईं और नहाने के लिए बाथरूम में चली गईं। जब दोनों बहनें बाथरूम से लौटी तो वे थकान के कारण सीधे मेरे बिस्तर पर गिर पड़ीं। वे मुझसे कहीं बेहतर महसूस कर रही हैं। जब मैंने पहली बार शरीर शुद्धिकरण व्यायाम किया था तो मुझे नहीं पता कि मैं कितनी बार बेहोश हुई, और जब मैं अगले दिन जागी तब भी मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी। तुम्हें मुझे चिढ़ाने में बहुत मजा आया ना? सोफिया ने पूछा। अभी शाम हो चुकी है और दोनों बहनें नींद से जाग चुकी हैं, लेकिन उनकी आंखों में कमजोरी साफ देखी जा सकती थी।
यह अच्छी बात है कि उन्होंने सुबह सबसे पहले बॉडी क्लीजिंग तकनीक का अभ्यास किया, जिससे उन्हें कल के लिए पर्याप्त आराम मिल गया। यदि उन्होंने इसे आज रात किया होता तो कल वे किसी तरह कमजोर नहीं होते। हाँ, मुझे वास्तव में आपको छेड़ने में मजा आया, मैंने उत्तर दिया, जिस पर उसने मुझे घूरकर देखा और मुझ पर एक तकिया फेंक दिया जिसे मैंने आसानी से पकड़ लिया। क्या आप रात के खाने के लिए घर पर ही रुकना चाहेंगे? मैं खाना बना रही हूँ। मैंने पूछा क्योंकि यह वह समय है जब मैं आमतौर पर खाना बनाती हूँ और मैं रोजाना एशलिन के साथ खाना खाकर ऊब जाती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। यह मेरा पहला मौका होगा जब मैं ग्रिम बैटलफील्ड में दोस्तों को रात के खाने के लिए आमंत्रित करूंगी। निश्चित रूप से, चूंकि आप हमें इतनी दयालुता से आमंत्रित कर रहे हैं, इसलिए हम रात के खाने के लिए रुकेंगे। सोफिया ने इसे स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह विफल रही। उनके हाँ कहने पर मैंने रात्रि भोज की तैयारियां शुरू कर दी और चूंकि मेरे मित्र वहां मौजूद हैं, इसलिए मैं आज रात के भोज को विशेष बना रहा हूं। मैंने जागृति स्थल से प्राप्त सभी सर्वोत्तम सामग्रियों को निकालना शुरू कर दिया, तथा वे सामग्री भी जिन्हें मैं कुछ दिन पहले यहां से लाया था। 1 वर्ष से अधिक के अभ्यास के कारण मेरी पाककला का कौशल इतना अच्छा हो गया है कि सभी सामग्रियों को पैन में डालने में ही समय लग गया। वाह माइकल, तुम वाकई खाना बना सकते हो। हम बहनों को तो बस ऑर्डर किया हुआ खाना ही खाना है, सोफिया ने मुझे बगल में खाना बनाते हुए देखकर कहा। उसकी तारीफ पर मैं बस मुस्कुरा दी। मुझे खाना पकाने में 1 घंटे से अधिक का समय लगा और उसके बाद मैंने वे प्लेटें परोसी जिन पर हमने खाना बनाना शुरू किया था। सोफिया के साथ रात का खाना बिल्कुल भी शांत नहीं था। खाते समय हमने विभिन्न चीजों के बारे में भी बात की। रात का खाना खत्म करने के बाद हम सभी एफेरियन खंडहर के बारे में जानकारी खरीदने के लिए गिल्ड में गए। हम सभी ने महसूस किया कि किसी भी दिन एडवेंचर पैराडाइज समाचार को सार्वजनिक कर सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि हम जितनी जल्दी हो सके जानकारी खरीद लें, क्योंकि हमने एफेरियन खंडहर में प्रवेश करने का फैसला किया था। जानकारी बहुत महंगी है। न केवल मुझे अपने सभी मेरिट पॉइंट का उपयोग करना पड़ा, बल्कि मुझे काफी मात्रा में मैना क्रिस्टल भी खरीदने पड़े। मैं अभी भी काफी ठीक हूं, लेकिन रीना और सोफिया ने ये जानकारी खरीदने के बाद पूरी तरह से खाली कर दिया कि उनके पास 10 से भी कम मैना क्रिस्टल बचे हैं। थकी हुई बहनों को उनके अपार्टमेंट में छोड़ने के बाद मैं अपने अपार्टमेंट में वापस आए और जल्दी से उस पुस्तक को खोला जिसे मैंने जागरण से लौटने के बाद कई बार पढ़ा था। ये रून्स के बारे में किताब नहीं है, बल्कि एक कौशल पुस्तक है। ये जायंट स्ट्रेंथ नामक एक कौशल पुस्तक है। ये स्ट्रेंथ प्रकार का कौशल है जो मुझे उन लोगों के मेमोरी स्टोरेज में मिला है जिन्हें मैंने अतीत में लूटा है। ये कौशल किस ग्रेड का है मुझे नहीं पता, क्योंकि यह अधूरा था। उसे कहीं न कहीं तो यह मिल ही गया होगा, नहीं तो यह उसकी मेमोरी स्टोरेज में नहीं बल्कि उसकी होलोवॉच में होगा। यह एक ऐसा कौशल है जिसका उपयोग मैं काफी समय से करना चाहता था, लेकिन इसकी कठोर आवश्यकता के कारण मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन आज स्तर बढ़ाने के बाद मैंने इस कौशल का उपयोग करने के लिए आवश्यक सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। इसकी 3 आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा करना काफी कठिन है। पहली है मन शुद्धता, इसके लिए 93% से अधिक की मन शुद्धता की आवश्यकता होती है। दूसरी है सुप्रीम कॉम्बैट व्यायाम की 25 मुहरें और तीसरी है शक्तिशाली मन। मेरे पास पहले से ही आवश्यक मन शुद्धता है जो कि 94.3% है। ये बहुत अधिक है और मेरी उम्र के लोगों में ये बहुत कम है। यदि मैं अपने शोधन इंजन के साथ हर सेकंड जागते हुए मन को परिष्कृत नहीं करता तो मुझे ऐसी शुद्धता नहीं मिलती। दूसरी शर्त मैंने कुछ दिन पहले ही पूरी कर दी है जब मैंने सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की 25 मुहरें बनाई थीं। जहां तक तीसरी शर्त का सवाल है वह है शक्तिशाली मान। राक्षस क्रिस्टल के दैनिक शोधन के साथ मेरा मान थोड़ा सा निडर गुण वाला होने लगा था जो काफी शक्तिशाली है। जब मैं प्रारंभिक स्तर पर साजन चरण में था तो मैं पहले से ही इस शक्तिशाली मन की स्थिति को पूरा करने के बहुत करीब था, क्योंकि मेरा मन पहले से ही अपने निडर गुण के कारण शक्तिशाली था, लेकिन इसकी मात्रा कम हो गई थी। लेकिन आज स्तर ऊपर करने के बाद मेरे पास इस कौशल को शक्ति देने के लिए पर्याप्त मात्रा में शक्तिशाली मन है। मैं इस कौशल को एक बार और पढ़ने के बाद बिस्तर से बाहर निकलता हूँ। मैं पहले से ही इस कौशल को समझ चुका हूँ और अब मुझे बस इसे निष्पादित करने की आवश्यकता है ताकि ये देख सकूं कि यह कितना शक्तिशाली है। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने कौशल को सक्रिय करना शुरू कर दिया। ये कौशल अन्य सुदृढ़ीकरण कौशल से थोड़ा अलग है। इसमें केवल 15% मन की आवश्यकता होती है, अन्य 85% में यह जवानों की महत्वपूर्ण ऊर्जा का उपयोग करता है।
जैसे ही मैंने इस कौशल को सक्रिय किया, मुझे अपने शरीर में अत्यधिक शक्ति का संचार महसूस हुआ। ऐसा लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं और अपने सामने आने वाले किसी भी भार को उठा सकता हूं। यह मुझे जो शक्ति दे रहा है, वो मेरे पिछले शक्ति प्रकार नाइट ग्रेड कौशल से कम 4 गुना अधिक है। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं इसमें सिनफायर की शक्ति जोड़ दूं तो इसकी शक्ति कितनी बढ़ जाएगी, क्योंकि कौशल केवल तभी अपनी असली शक्ति दिखाने में सक्षम होते हैं जब वे नियम शक्ति के साथ विलय हो जाते हैं। नियम शक्ति के बिना वे कुछ भी नहीं है। इस विचार के साथ मैंने इसमें अपनी सिनफायर का 10% जोड़ा और मुझे जो शक्ति वृद्धि मिली है उससे मैं हैरान हूं। अगर मैं सही हूं, जो मुझे लगता है कि मैं इस कौशल के साथ हूं, तो मुझे शक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी नियम शक्ति का केवल 70% उपयोग करना होगा, जिसका उपयोग मैंने अपनी पिछली शक्ति प्रकार के कौशल के साथ अपनी नियम शक्ति का 100% प्राप्त करने के लिए किया था। यह एक बहुत बड़ी वृद्धि है और अब यदि मैं इस कौशल के साथ अपनी 100% नियम शक्ति का उपयोग कर रहा हूं, तो मुझे मिलने वाली ताकत 30% अधिक होगी, जो बहुत बड़ी है। ये सिर्फ मेरी परिकल्पना है। मुझे ये जानने से पहले प्रयास करना होगा कि जो मैं सोचता हूँ वह सच नहीं है, और इस सोच के साथ मैंने अपने सिनफायर शक्ति का 100% कौशल में विलय कर दिया। स्विश 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 freewebnovel.com। ये वास्तव में वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। जब मैं मुके और किक का अभ्यास करता हूँ, तो मैं स्पष्ट रूप से हवा से प्रतिरोध महसूस कर सकता हूँ जो फुसफुसाहट की आवाज पैदा करता है। मैं इस कौशल के साथ लगभग 45 मिनट तक अभ्यास करता हूं, लेकिन समय देखने के बाद इसे बंद कर देता हूं। मैंने बॉडी क्लींजिंग तकनीक और सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज का अभ्यास किया है। यदि मैं अपने नए कौशल के साथ अभ्यास करता रहूंगा तो मैं बहुत समय बर्बाद करूंगा और बॉडी क्लींजिंग तकनीक और सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज में काफी समय लगेगा, जो अच्छा नहीं है क्योंकि मुझे कल बहुत जल्दी उठना है। नाखुश होकर मैंने अपनी शक्ति का अभ्यास करना बंद कर दिया और बॉडी क्लींजिंग तकनीक और सुप्रीम कॉम्बैट व्यायाम का अभ्यास करने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज और बॉडी क्लींजिंग तकनीक का अभ्यास करने के लिए तापमान कक्ष को सक्रिय किया। आज के अभ्यास के लिए मैं फिर से 5% जहर पर वापस चला गया, क्योंकि मैंने आज ही स्तर बढ़ाया था। चमत्कार फल की ऊर्जा एक बार फिर छिप गई, इसलिए जब तक चमत्कार फल की ऊर्जा वापस नहीं आती, मुझे अपने शरीर में जहर की मात्रा न्यूनतम रखनी होगी। जहां तक चमत्कारी फल ऊर्जा के वापस आने का प्रश्न है, मुझे लगता है कि यह तब वापस आएगी जब मैं 31वें या 32वें आसन पर पहुंच जाऊंगा। इससे पहले ये वापस नहीं आएगी। मैं सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज और बॉडी क्लींजिंग तकनीक दोनों का अभ्यास करता हूं और दोनों में ही मुझे अच्छे परिणाम मिले हैं। मैं बॉडी क्लींजिंग एक्सरसाइज में 28वें पोज तक पहुंच गया और सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज में 20वें मूव तक पहुंच गया। मैं आने वाले कुछ दिनों में सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज की 26वीं मुहर बनाने का प्रयास करूंगा। मैं आने वाले 30 दिनों में 5वीं माइनर क्लींजिंग से गुजरने और तीसरी एमेथिस्ट सील बनाने की योजना बना रहा हूं। केवल इस ताकत के साथ ही मुझे गिल्ड की लेवल 3 चुनौती को पार करने का मौका मिलेगा। सोफिया और रीना ने कहा कि गिल्ड की लेवल 3 चुनौती बहुत कठिन है और बहुत कम लोग गिल्ड में शामिल होने के 3 महीने के भीतर इसे पार कर पाते हैं, और मेरा लक्ष्य उस चुनौती को आधे से भी कम समय में पूरा करना है। ये बहुत कठिन होगा, लेकिन अगर मैं अफेरियन खंडहर में प्रवेश करना चाहता हूं तो मुझे ये करना ही होगा। तापमान कक्ष को निष्क्रिय करने के बाद मैंने गर्म स्नान किया और उसके तुरंत बाद सो गया, ये सोचकर कि हम कल मेडेलिन दलदल के सबसे खतरनाक हिस्से में शिकार करने जा रहे हैं। रिंग रिंग रिंग। मैं भोर से पहले अलार्म बजने पर जाग गया और अपनी तैयारियां शुरू कर दी। आज हम मेडेलिन दलदल के सबसे खतरनाक हिस्से में शिकार करने जा रहे हैं। मेडेलिन दलदल पहले से ही सबसे खतरनाक निम्न स्तरीय शिकार मैदान में से एक है, और अब हम सबसे खतरनाक रिमरेस राक्षसों के सबसे खतरनाक क्षेत्र में शिकार करने जा रहे हैं। ये बहुत खतरनाक होने वाला है। यदि टीम लीडर मौजूद न होता तो मैं अपनी ताकत के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हुए बिना वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। जैसा कि मैंने कहा कि यह सबसे खतरनाक क्षेत्र है। यदि हम टीम लीडर की मदद के बिना अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को सफलतापूर्वक पार करने में सक्षम हैं, तो हमें मध्य स्तरीय शिकार मैदान में शिकार करने की पात्रता प्राप्त होगी। टीम लीडर ने कहा कि हम 4 दिनों तक मेडेलिन दलदल के सबसे खतरनाक क्षेत्र में प्रशिक्षण लेंगे, और जहां तक अंतिम 3 दिनों में हम क्या करेंगे, इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि यह एक यादगार आश्चर्य होगा। मैंने 1 घंटे के भीतर अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली और शहर के द्वार की ओर निकल पड़ा। जब मैं शहर के द्वार पर पहुंचा तो वहां केवल बेन ही मौजूद था, लेकिन 10 मिनट के भीतर रिची और एम्मा वहां पहुंच गए और उनके कुछ ही देर बाद सोफिया और रीना भी वहां पहुंच गईं। टीम लीडर देर से पहुंची।
उनके पहुंचने के बाद हमने टीम लीडर का अनुसरण करते हुए अपनी यात्रा शुरू की, क्योंकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया था कि हम मैडलिन दलदल के मध्य में किस मार्ग से प्रवेश करेंगे। आज हम एक छोटा रास्ता लेंगे, निषिद्ध भूमि को पार करके हम मेडेलिन दलदल के केंद्र में प्रवेश करेंगे, टीम लीडर ने कहा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, हम सभी अपने रास्ते पर रुक गए। निषिद्ध भूमि, क्या उसने अभी निषिद्ध भूमि कहा? निषिद्ध भूमि, हम सभी ने चौंककर यह शब्द चिल्लाया। निषिद्ध भूमि दुनिया का सबसे खतरनाक क्षेत्र है। वे हर जगह पाए जाते हैं और हमारे गणतंत्र में भी वे मौजूद हैं। वे क्षेत्र जिनकी खोज शक्तिशाली विशेषज्ञों द्वारा भी नहीं की गई थी, क्योंकि उनके अंदर की साधारण गलती भी मौत का कारण बन सकती थी। freewebnoel.com, वे केवल मृत्यु भूमि है। ऐसा कहा जाता है कि निषिद्ध भूमि वह स्थान है जहां हमारी दुनिया की झिल्ली सबसे पतली है, और यही कारण है कि बाहर की अराजक ऊर्जाएं उस झिल्ली के माध्यम से घुसपैठ कर गईं, जिससे एक निषिद्ध भूमि का निर्माण हुआ। बाहरी ऊर्जाएं बहुत खतरनाक हैं और उनका कोड़ा एक को दूसरे को राख में बदल सकता है। वे इतनी खतरनाक हैं, लेकिन इसमें खजाने भी हैं। यद्यपि निषिद्ध भूमि मृत्यु भूमि है, फिर भी वे बहुमूल्य भूमि भी हैं। वहां मिलने वाली हर वस्तु खजाना है, और यहां तक कि उस स्थान की मिट्टी भी बहुत ऊंचे दामों पर बिकती है। ऐसा कहा जाता है कि बाहर से आने वाली अराजक ऊर्जा हर चीज को खजाना बना सकती है। जब तक कोई चीज लंबे समय तक उस ऊर्जा के संपर्क में रहेगी तो वह या तो नष्ट हो जाएगी या खजाने में बदल जाएगी। यही कारण है कि उस स्थान पर पाया जाने वाला प्रत्येक खनिज, धातु टोटेम कलाकृति को तैयार करने के लिए आदर्श सामग्री है, और वहां पाए जाने वाली सभी जड़ी बूटियों का उपयोग अमूल्य औषधि बनाने के लिए किया जाता है। जो औषधि की बोतल उसने मेरे लिए छोड़ी थी, वह भी निषिद्ध भूमि में पाए जाने वाली जड़ी बूटियों से बनी थी। वहां जाने वाले 99% लोग मर जाते हैं। केवल बहुत शक्तिशाली लोग ही खजाने की भूमि के अंदर की अराजक ऊर्जा के हमले से बच पाते हैं, यहाँ तक कि वे उस स्थान पर और अधिक समय तक रहने का साहस नहीं कर पाते। इसमें कहा गया है कि जागृत भूमि में अराजक ऊर्जा ही एकमात्र खतरा नहीं है, बल्कि वहां इससे भी कहीं अधिक खतरनाक चीजें मौजूद हैं। मुझे नहीं पता कि इस वाक्य में कोई सच्चाई है या नहीं। मुझे लगता है कि यह उन साहसी लोगों को विफल करने के लिए बनाया गया था जो खजाने की तलाश में निषिद्ध भूमि में प्रवेश करना चाहते थे। आप निश्चिंत रहें, मेरी मृत्यु की कोई इच्छा नहीं है। हम बस इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। हम इसकी सीमा से कम 1 मील दूर रहेंगे, टीम लीडर ने बहुत आश्वस्त स्वर में कहा। लेकिन निषिद्ध भूमि के इतने करीब जाना क्या खतरनाक नहीं होगा? एम्मा ने कहा। टीम लीडर के आश्वासन के बावजूद वह अनिश्चित लग रही थी। ये निषिद्ध भूमि का आतंक है। एक समय था जब लोग अत्यंत खतरनाक खंडहर में जाने के लिए तैयार थे, जिसमें बचने की नगण्य संभावना थी निषिद्ध भूमि पर जाने से। मेरा विश्वास करो, मैंने अतीत में कई बार इस तरीके का उपयोग किया है, और यह सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि इससे हमें 4 से 5 घंटे का समय बचेगा, प्रशिक्षक ने विश्वासपूर्वक कहा। उनका आत्मविश्वास देखकर हम सभी आश्वस्त हो गए कि हम उनका अनुसरण करेंगे, लेकिन हम अभी भी निषिद्ध भूमि को लेकर बहुत डरे हुए हैं। समय बीतता गया और 2 घंटे बाद हम निषिद्ध भूमि के समीप पहुंच गए, जहां एक भी प्राणी दिखाई नहीं दे रहा था। सभी, अगर हम इसी रास्ते पर चले तो हमें मेडेलिन दलदल के केंद्र तक पहुंचने में अधिकतम 1 घंटा लगेगा, टीम लीडर ने कहा और अपनी गति बढ़ानी शुरू कर दी, और इस बार उसकी गति सामान्य से 3 गुना अधिक थी। मुझे टीम लीडर का अनुसरण करने में सक्षम होने के लिए अपने नाइट ग्रेड कौशल में लगभग 40% सनफायर को मर्ज करना होगा। ये पहली फायर है जो वह इतनी तेज है क्योंकि ज्यादातर समय वह बहुत सावधान और सतर्क रहता है। ऐसा लग रहा था कि वह इस क्षेत्र से काफी परिचित है, क्योंकि वह अब अपने होलोवॉच पर नक्शा नहीं देख रहा है, जैसा कि वह आमतौर पर करता है। टीम लीडर को छोड़कर हम सभी बहुत सावधान थे, जैसे कि एक डरे हुए खरगोश जो छोटी सी आवाज सुनते ही उछल पड़ता है। फॉरबिडन ग्राउंड का डर हमारे दिल में इतनी गहराई से समा गया था कि हम जानते थे कि फॉरबिडन ग्राउंड की सीमा के बाहर लगभग कोई खतरा नहीं है। फिर भी हम फॉरबिडन ग्राउंड की सीमा से 1 मील दूर होने के बावजूद महसूस करते थे। समय बीतने के साथ साथ हमारी घबराहट धीरे धीरे कम होने लगी और हम चारों ओर देखने लगे, इस बार भय की नहीं बल्कि जिज्ञासा की दृष्टि से। यदि कोई इस क्षेत्र के चारों ओर देखता है तो उन्हें ये काफी सामान्य लगेगा, जैसे कि अन्य ग्रिम युद्धक्षेत्र ग्रिम जाति की घनी विदेशी ऊर्जा थे, लेकिन जब पर्याप्त ध्यान केंद्रित किया जाता है तो उन्हें एक और ऊर्जा का एहसास होगा जो बहुत ही कमजोर लेकिन बेहद भयावह है। ये निषिद्ध भूमि की ऊर्जा है। मैंने सुना है कि यह कितनी भयावह है और इसका हल्का सा एहसास ही किसी को अंदर तक हिला देने के लिए काफी है। भगवान का शुक्र है कि यह उस ऊर्जा का आभास मात्र है जिसे हम महसूस कर पा रहे हैं,
यदि यह वास्तविक ऊर्जा होती तो हम अपनी धूम दबाकर भाग जाते। जल्द ही 1 घंटा बीत गया और हम इतनी दूर आ गए कि चाहकर भी हम उस भयावह माहौल को महसूस कर सकते थे। अचानक टीम लीडर रुका और एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर मुस्कुराकर बोला, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही लड़ने के लिए ग्रिम प्रजाति का राक्षस मिल गया। टीम लीवर ने कहा, कितने ग्रिम जाति के राक्षस हैं और उनके स्तर क्या हैं? एम्मा ने सीधे मुख्य बिंदु पूछा। उसका सवाल सुनकर टीम लीडर के चेहरे पर मुस्कान और भी चमक उठी जब उसने हमारी तरफ देखा। पर्पल स्ट्रिप टाइगरमैन जाति के 15 ग्रिम रेस राक्षस हैं और वे सभी एलीट कर्नल स्टेज के हैं। टीम लीडर ने कहा, जिससे हम सभी चौंक गए क्योंकि 15 एलीट कर्नल स्टेज राक्षस हमारे लिए बहुत कठिन थे और हम अपना सिर हिलाकर नहीं कहने वाले थे। टीम लीडर ने कुछ ऐसा कहा जिसने हमें हमारे ट्रैक पर रोक दिया। यदि आप ग्रिम जाति के राक्षसों के इस समूह को हराने में सक्षम हैं, तो आप में से कुछ लोग गिल्ड चुनौतियों में दूसरे प्रतिद्वंद्वी को हराने में सक्षम होंगे, जबकि हम में से कुछ इसे हराने के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। तो क्या आप लोग चुनौती के लिए तैयार हैं? टीम लीडर ने चिढ़ाते हुए पूछा। क्या आप लोग चुनौती के लिए तैयार हैं? टीम लीडर ने चिढ़ाते हुए पूछा, उसकी आवाज में चुनौती साफ झलक रही थी। हम सभी हैरान थे और चूंकि 15 एलीट कर्नल स्टेज ग्रिम रेस राक्षस से लड़ना हमारी टीम के लिए बहुत ज्यादा था, खासकर जब हमारा प्रतिद्वंद्वी बैंगनी धारीदार टाइगरमैन जनजाति था। ये जनजाति बहुत क्रूर है और इसकी ताकत और गति दोनों ही इसकी विशेषता है, जबकि रक्षा भी औसत से ऊपर है। हमने इस प्रस्ताव को सुनने के बाद सीधे तौर पर नहीं कह दिया होता, लेकिन प्रशिक्षक ने जो कहा कि हम में से कुछ लोग गिल्ड चुनौती में अपने दूसरे प्रतिद्वंद्वी को हराने में सक्षम हैं, उसने हमें इस बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। 15 बैंगनी धारीदार टाइगरमैन जनजाति राक्षस हैं। यदि वे 12 होते तो हम हाँ कहते, लेकिन 15 है। मैं अभी अपने विचारों में ही व्यस्त था जब मैंने एलेन को कुछ ऐसा कहते सुना जिसने मुझे मेरी सोच से बाहर ला दिया। मैं 4 को संभाल सकती हूँ, उसने कहा। मैं भी 4 को संभाल सकती हूँ, एम्मा के ये कहते ही रिची ने कहा। हम बहनें मिलकर 2 को संभाल सकती हैं, सोफिया ने कहा। मैं भी 2 को संभाल सकती हूँ, बेन ने कहा, और उसके बाद सभी ने मेरी ओर देखा, मेरे जवाब का इंतजार करते हुए। मैं उनकी आंखों में देख सकता हूँ कि वे चाहते हैं कि मैं 3 ग्रिम जाति के राक्षसों को संभालूं। 3 राक्षसों को संभालना बहुत कठिन है। मैं 2 कुलीन कर्नल स्टेज ग्रिम जाति के राक्षसों को संभाल सकता था, यहाँ तक कि अपनी बढ़ी हुई ताकत से उन्हें मार भी सकता था, लेकिन 3 को संभालना बहुत ज्यादा है क्योंकि इससे सब कुछ बदल जाता है। 3 कुलीन कर्नल स्टेज ग्रिम राक्षस मुझे इतनी बुरी तरह से हरा देंगे कि मुझे उनके हमलों का जवाब देने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं केवल 2 को ही संभाल सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर कुछ मुझे ऐसा कहने से रोक रहा है। ये कह रहा है कि मुझे हाँ कहना चाहिए। केवल ऐसी असंभव लड़ाई लड़ने से ही मैं सुधार कर पाऊंगा। ठीक है, मैं 3 को संभाल लूंगा, मैंने अंततः आह भरते हुए कहा। तुम्हें बस उन्हें कुछ समय तक व्यस्त रखना है। जैसे ही मैं उन राक्षसों से लड़कर समाप्त कर लूंगी जिनसे मैं लड़ रही हूं, मैं तुम्हारी मदद करने आऊंगी, एम्मा ने कहा, जैसे वह मेरी भावनाओं को समझ रही हो, जिस पर मैं केवल मुस्कुरा सकी। ठीक है, आप लोगों ने निश्चित रूप से बहुत समय लिया, टीम लीडर ने कहा। कोई चिंता नहीं, वे बहुत दूर नहीं गए हैं। आपको लगभग 400 मीटर आगे चलना होगा और आप उनसे मिलेंगे। टीम लीडर ने अपनी उंगली को सही दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा। हमने उसकी ओर सिर हिलाया और ग्रिम जाति के राक्षस की दिशा में चलना शुरू कर दिया। ग्रिम जाति के राक्षस की दिशा में चलते समय मैंने नियम शक्ति को 100% पर सक्रिय कर दिया और साथ ही अपने कौशल को भी सक्रिय कर दिया, विशेष रूप से अपने सुदृढ़ीकरण कौशल विशालकाय शक्ति को। मुझे उम्मीद है कि यह कौशल अपना जादू चलाएगा और मुझे 3 राक्षसों से लड़ने का मौका देगा क्योंकि मैं केवल उन्हीं से मार खाना नहीं चाहता। ओह, देखो, स्वादिष्ट शिकार का एक समूह है और हमें इस बार उन्हें खोजने की जरूरत नहीं पड़ी, एक बैंगनी धारीदार टाइगरमैन ने कहा जब उसने हमें एक साथ आते देखा। जैसा कि टीम लीडर ने बताया, वहां पर्पल स्ट्रिप्ड टाइगरमैन जनजाति के 15 राक्षस हैं। वे सभी लगभग 3 मीटर लंबे हैं और उनके हाथों पर लंबे धातु के पंजे हैं जो बेहद तीखे दिख रहे हैं। हमने उन्हें बहुत जल्दी ढूंढ लिया और उन्हें ढूंढने के लिए हमें कुछ भी ज्यादा नहीं करना पड़ा। हम उस दिशा में चले जिस दिशा में टीम लीडर ने चलने के लिए कहा था और हम उनसे ठीक वैसे ही मिले जैसा टीम लीडर ने कहा था। इससे मैं काफी हैरान हो गया। इसका मतलब है कि टीम लीडर अपने आसपास 400 मीटर की दूरी तक भी समझ सकता है। ये तो पागलपन है।
मुझे लगा कि उसकी संवेदी सीमा 50 मीटर के आसपास होगी, लेकिन पता चला कि वह 400 मीटर तक भी समझ सकता है। यह पागलपन है। हत्या नियम की मदद से मेरी संवेदी सीमा लगभग 20 मीटर तक बढ़ जाती है, लेकिन यह इस शर्त पर है कि किसी के पास हत्या का इरादा हो। हत्या के इरादे के बिना मैं अपने आसपास केवल 10 मीटर तक ही सही ढंग से महसूस कर सकता हूँ। टीम लीडर को संवेदी प्रकार के नियम शक्ति या नियम शक्ति से व्यक्ति की इंद्रियों में वृद्धि का बोध होना चाहिए, क्योंकि केवल नियम शक्ति ही ऐसी शक्तिशाली भावना दे सकती है। सावधान रहें, वे लड़ाई के इरादे से ऐसा कर रहे हैं। एक टाइगरमैन ने कहा, जो एक औसत टाइगरमैन जैसा दिख रहा था, जिसके पास सबसे मजबूत युद्ध शक्ति थी। हा 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 हा, बॉस, वे अपनी थोड़ी सी ताकत के साथ खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं। टाइगरमैन में से एक ने हंसते हुए कहा, लेकिन अपने साथियों की तरह उसने भी अपनी टोटेम आत्मा को बुलाया। ये राक्षस बहुत क्रूर और खूंखार दिखते थे, लेकिन काफी चतुर थे। जैसे ही उनके मालिक ने बताया कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है, उन सभी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कुलदेवता आत्माओं को बुलाना शुरू कर दिया। आप सभी उनसे लड़ने में अपना अधिक समय बर्बाद न करें, शुरू से ही अपनी पूरी ताकत लगा दें। तुम उन्हें मारने के बाद मैं उन्हें खाने का समय दूंगा, बॉस ने कहा। यह सुनकर कि सभी बैंगनी धारीदार टाइगरमैन ने हम पर आक्रमण करने से पहले अपने लार भरे चिमटे बाहर निकाले। हम पहले से ही एक पंक्ति में थे और उन्हें अपनी ओर तेजी से आते देख हम उनसे भिड़ने के लिए आगे बढ़े। मैं सीधे 3 बैंगनी धारीदार टाइगरमैन के समूह की ओर बढ़ा और ये देखकर कि मैं अकेला ही उन्हें रोक रहा हूं, उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान उभर आई। आप हमें बहुत कम आंक रहे हैं, ग्रिम जाति के राक्षस चिल्लाए, जिनमें से 3 ने बीच में बहुत तीखे धातु के पंजों से मुझ पर हमला किया। उन तीनों ने एक साथ मुझ पर हमला किया। मेरे नियमों की 100% शक्ति सक्रिय थी और मेरे कौशल के साथ विलीन हो गई थी। मैंने तुरंत ही उनके हमले का मुकाबला करने का सबसे अच्छा तरीका निकाला और उस पर काम किया। मैं एक कदम आगे बढ़ा और अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाकर प्रभावी ढंग से 4 पंजों से बचा और अपनी तलवार और ढाल दोनों का उपयोग करके उन 2 पंजों का मुकाबला किया जो मेरी छाती और सिर की ओर आ रहे थे। क्लैंक क्लैंक, पुह, थप 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 थपथ। जैसे ही दोनों पंजे मेरी तलवार और ढाल से टकराए, मुझे अपने शरीर में अत्यधिक बल महसूस हुआ, जिससे मेरे आंतरिक अंग तुरंत घायल हो गए और मुझे कई कदम पीछे हटना पड़ा, जिससे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा था कि मैं पंजे के बल से सीधे उड़ जाऊंगा और इसके लिए मैं पूरी तरह तैयार था, लेकिन आश्चर्य की बात है कि मैं उड़ा नहीं बल्कि कई कदम पीछे हट गया। ये देखकर कि मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। कल के स्तर से मुझे जो बढ़ावा मिला है और मेरा नया कौशल काफी महत्वपूर्ण है। अब मुझे इन 3 राक्षसों को हराने के लिए दूसरों की मदद की आवश्यकता नहीं होगी, मैंने अपने मन में सोचा। जैसे ही मैं एक कदम पीछे हट रहा था, वे तीनों मेरी ओर आए। उनकी आंखों में स्पष्ट क्रोध था। उन्होंने सोचा होगा कि उन तीनों के साथ उन्हें बस कुछ सेकंड की आवश्यकता होगी, लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। न केवल मैं उनके हमले से मरा, बल्कि वे मुझे गंभीर रूप से घायल भी नहीं कर पाए। बैंग बैंग बैंग, 3 पर्पल स्ट्रिप्स टाइगरमैन ने मुझ पर क्रूरतापूर्वक हमला किया था। उनका हमला पहले से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन मैं भी कमजोर नहीं था। अपनी ताकत पर नए आत्मविश्वास के साथ मैंने उनसे भी अधिक उग्रता से उनका जवाब देना शुरू कर दिया। जब मैं हमलों का जवाब दे रहा था, तो मैंने युद्ध के मैदान में हल्की नीली रोशनी देखी और मैं भाग्यशाली था कि मैं सही जगह पर था और अपनी आंखों के कोने से उसे देख पाया। तो वह अंततः इसका उपयोग कर रही है। O82 हिंदी, अध्याय 406 टोटेम कलाकृतियां शक्ति 3। पिछला अध्याय। अगला अध्याय, टोटेम आर्टिफैक्ट। एम्मा ने अंततः अपना टोटेम आर्टिफैक्ट बुला लिया था। जब कोई लेफ्टिनेंट चरण में प्रवेश करता है, तो वह एक सृजन बीज का उत्पादन करता है। रचनात्मक बीज की सहायता से वह एक टोटेम कलाकृति बना सकता है। टोटेम आर्टिफैक्ट बनाने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है, जैसे टोटेम ब्लूप्रिंट और कीमती सामग्री। किसी के टोटेम आर्टिफैक्ट की शक्ति 2 चीजों पर निर्भर करती है। मेरी टीम में 3 लोग हैं जो लेफ्टिनेंट स्तर से ऊपर हैं, एम्मा, रिची और बेन, और उन तीनों के पास टोटेम आर्टिफैक्ट है, लेकिन उनमें से किसी ने भी अपने द्वारा बनाए गए टोटेम आर्टिफैक्ट का उपयोग नहीं किया था। उन्होंने अब तक अपने टोटेम आर्टिफैक्ट का उपयोग नहीं किया है। ऐसा इसलिए नहीं है कि इसका उपयोग करने पर किसी प्रकार की शर्त है, बल्कि यह सिर्फ इसलिए है कि वे कभी इतने सीधे नहीं थे कि उन्हें अपने ट्रम्प का उपयोग करने की आवश्यकता पड़े, क्योंकि उनका टोटेम आर्टिफैक्ट उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है।
मैं जिस टोटेम कलाकृति का उपयोग कर रहा हूं वह अपनी वास्तविक शक्ति दिखाने में सक्षम नहीं है क्योंकि मैं इसका मूल मालिक नहीं हूं। अगर मैं लाल तलवार का मूल मालिक होता तो ये बहुत शक्तिशाली हथियार होता और मैं आसानी से 3 ग्रिम जाति राक्षसों को मार सकता था जिनसे मैं लड़ रहा हूं। एम्मा ने अंततः अपने टोटेम आर्टिफैक्ट को बुला लिया था, जिसका अर्थ है कि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। जब मैंने अपनी आंखों के कोने से उससे अपने टोटेम कलाकृति को बुलाते हुए देखा तो मैं उसकी हालत देखकर हैरान रह गया। वह अत्यंत दयनीय स्थिति में दिख रही थी, उसके कपड़े फटे हुए थे तथा शरीर के विभिन्न हिस्सों पर गहरी चोटें देखी जा सकती थीं। लड़ाई शुरू हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ था और वह इस हालत में पहुंच गई, इस पर विश्वास करना काफी मुश्किल है। यद्यपि चारों राक्षस शक्तिशाली हैं, लेकिन वे उसे इस स्तर पर घायल करने के लिए इतने शक्तिशाली नहीं हैं। अवश्य ही कुछ और बात होगी। मुझे तब पता चला कि वह कुछ और है जब मैंने किसी चीज को धुंधली गति से उसकी ओर छलांग लगाते हुए देखा। वह बैंगनी धारीदार टाइगरमैन का बॉस है। जब मैंने पहले इसकी युद्ध शक्ति को महसूस किया था तो मुझे इसकी इतनी भयावह शक्ति की उम्मीद नहीं थी। मैंने महसूस किया था कि यह बहुत मजबूत है, लेकिन इतनी धुंधली गति पाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। इसका केवल एक ही कारण हो सकता है, गुप्त विधि। बैंगनी धारीदार टाइगरमैन का बॉस गुप्त विधि का उपयोग कर रहा है। केवल कुछ अजीब गुप्त विधि ही मेरी हत्या की भावना को धोखा देने में सक्षम है। जब मैं गिल्ड में शामिल हुआ था तो मैंने गुप्त विधियों पर उपलब्ध सभी निःशुल्क सामग्रियों को पढ़ा था और पाया था कि कुछ गुप्त विधियां संवेदी प्रकार के नियम को धोखा देने में सक्षम हैं। इससे पहले मैंने जो गुप्त विधि देखी थी वह मेरी इंद्रियों को धोखा देने में सक्षम नहीं थी, लेकिन यह विधि ऐसा करने में सक्षम है। अब मुझे ग्रिम जाति के राक्षसों और मनुष्यों दोनों के प्रति सतर्क रहना होगा, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके पास अजीब गुप्त विधि है जो मुझे धोखा दे सकती है। अपने टोटेम आर्टिफैक्ट को बुलाने के बावजूद इम्मा अभी भी ग्रिम जाति के राक्षस के बॉस के खिलाफ काफी नुकसान में है, जो कि गुप्त विधि का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे चिंता नहीं है, यह उसका पहली बार प्रतिद्वंद्वी से लड़ने का मौका था जिसके पास गुप्त विधि है। जब तक वह इसकी आदत डाल लेती है वह इसके खिलाफ बचाव करने में सक्षम होगी। जहां तक उसकी बात है तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी को पराजित करने में सक्षम थी, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि गुप्त कौशल की शक्ति का अनुमान लगाना बहुत कठिन है। मैं उनकी लड़ाई देखना अधिक पसंद करता, लेकिन मुझे इन 3 ग्रिम जाति के राक्षसों से लड़ना है, अन्यथा मैं एम्मा की लड़ाई को एक पल से अधिक समय तक देखना पसंद करता। बैंग बैंग बैंग। तीनों राक्षस मुझ पर पागलों की तरह हमला कर रहे हैं और मैं उनसे बचाव में व्यस्त हूं, लेकिन हमला करने का मौका नहीं मिल रहा। एकमात्र अच्छी बात यह रही कि उनके बार बार होने वाले हमलों के कारण मैं उनके हमलों की लय का आदी हो गया और इस कारण मैं बेहतर तरीके से उनका बचाव करने में सक्षम हो गया और इस कारण मैं हमले से घायल होना बंद कर दिया। मैंने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि मेरा छोटा स्तर और नया सुदृढ़ीकरण कौशल मुझे इतनी बढ़त देगा। यदि ऐसा न होता तो मैं अभी खून उगलते हुए पेड़ से टकरा रहा होता। क्लैक। मेरी ढाल एक ग्रिम जाति के राक्षस के पंजे से टकराए और मैंने उस पर हमला करने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया, लेकिन वह राक्षस बहुत तेज था और मेरी तलवार उसके कवच को खरोंचते हुए निकल गई। इसके तुरंत बाद ग्रिम जाति के राक्षस को यह देखकर गुस्सा आ गया और उसने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे मैं बहुत अधिक घायल हुए बिना बड़ी मुश्किल से अपना बचाव कर पा रहा था। जैसे ही मैं लड़ रहा था मेरी आंखों के सामने एक हल्की हरी रोशनी आए और मुझे लगा कि किसी ने अपने टोटेम आर्टिफैक्ट को बुलाया होगा। ये या तो रिची या बेन होना चाहिए, मुझे नहीं पता कि यह कौन है क्योंकि वे दोनों मेरे दृश्य से बाहर थे। बैंग बैंग बैंग। मैं हर पल दर्जनों पंजों से घिरा हुआ था क्योंकि यह ग्रिम जाति का राक्षस मुझ पर हमला कर रहा था। अगर मैं अकेला होता और मुझे लड़ाई जल्दी खत्म करनी होती तो मैं निश्चित रूप से एशलिन की मदद मांगता। चूंकि उसके पास मेरे समान ही शासन करने की शक्ति है और वह उड़ने में सक्षम है, इसलिए वह मेरे लिए बड़ी मदद होती और मैं लड़ाई को जल्दी खत्म करने में सक्षम हो जाता। लेकिन अफसोस कि मैं अकेला नहीं हूं और जब तक आवश्यक न हो मैं एशलिन को उजागर नहीं करना चाहता था। समय बीतता गया और बीतते समय के साथ युद्ध पर मेरी पकड़ बढ़ती गई। अब मैं न केवल बचाव कर रहा हूं बल्कि हमला भी कर रहा हूं, लेकिन अब तक कुछ बालों को छोड़कर मैं कुछ भी नहीं काट पा रहा था। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन इन कमीनों की गति इतनी अधिक है कि जब भी मैं हमला करने की कोशिश करता हूं वे उस पर हमला करने वाले को चकमा दे देते हैं या बचाव करते हैं। अगर यह 1 बनाम 1 या 2 बनाम 1 होता तो ये लड़ाई पहले ही समाप्त हो गई होती। पुच्छी /
एक मौका, मैंने सोचा। जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा और अपनी तलवार ग्रिम जाति के राक्षस की आंख में घुसा दी और पॉइंट इन्फर्नो को छोड़ दिया जिसे मैंने अंदर बदल दिया था, और जब मैं हमला कर रहा था तो मुझ पर भी हमला हो रहा था। मैंने चकमा देने की कोशिश की लेकिन दो पंजे ने मेरी पीठ पर कुछ भीषण घाव छोड़ दिए। मुझे पता था कि अगर मैंने हमला किया तो मुझ पर हमला होगा, लेकिन यह मौका एकदम सही था। वह बेवकूफ मुझ पर अपने पंजे बाहर निकालकर झपटा था। मुझे बस उसे चकमा देने के लिए थोड़ा आगे बढ़ना था और मैंने अपनी तलवार उसकी आंखों में घुसा दी। धप! वह धड़ाम से फर्श पर गिरा, पूरी तरह से मृत, जैसा कि होना चाहिए था क्योंकि मैंने उसके मस्तिष्क को बिंदु नरक से पूरी तरह पिघला दिया था। freewebnovel.com। मैंने दो ग्रिम जाति के राक्षसों के हमले को चकमा देते हुए खुद को नियंत्रित किया और चिल्लाया नहीं क्योंकि मेरी पीठ पर भयानक घाव के कारण मुझे बहुत दर्द हो रहा था। ग्रिम जाति के पहले राक्षस को मारने के बाद मुझ पर दबाव काफी कम हो गया। यदि मेरी पीठ पर गंभीर चोट न होती तो अब तक मैंने एक और राक्षस को मार दिया होता, लेकिन फिर भी उन्हें मारने में मुझे कुछ मिनट से अधिक समय नहीं लगेगा। मैं सही था। मैंने पहले ग्रिम जाति के राक्षस को मारने के 4 मिनट के भीतर दो राक्षसों को मार दिया था, और सभी राक्षसों को मारने के बाद मैंने जो पहली चीज की वह थी कुछ बोतलें औषधि की पीना, क्योंकि मेरी चोटें इतनी गहरी थीं कि मेरी रीढ़ और अन्य हड्डियां इसके माध्यम से देखी जा सकती थीं। जैसे ही मैंने औषधि की कुछ बोतलें पी ली, मुझे लगा कि मेरी चोटें ठीक होने लगी हैं। ये चोटें वास्तव में गंभीर थीं। न केवल उन तीखे पंजों ने मेरी त्वचा को छेद दिया था, बल्कि उन्होंने मेरी कुछ हड्डियों को भी काट दिया था। यह अच्छी बात थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी पर कोई बड़ी क्षति नहीं हुई, अन्यथा मुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती। जहां तक इन चोटों का सवाल है तो इन्हें ठीक होने में अपेक्षाकृत 2-3 घंटे लगेंगे। अपने घावों पर मरहम लगाने के बाद मैंने चारों ओर देखा तो पाया कि मेरे और एम्मा के अलावा बाकी सभी ने अपनी लड़ाई समाप्त कर ली थी और अब वे पूरी एकाग्रता से एम्मा और ग्रिम राक्षस के बीच लड़ाई देख रहे थे। मैं उन पर चिल्लाना चाहता हूँ। कुछ समय पहले ही मैं 3 राक्षसों से लड़ रहा था, लेकिन उनमें से एक भी मुझ पर नजर नहीं रख रहा था, क्योंकि हो सकता है कि मैं खतरे में पड़ जाऊं और मुझे उनकी मदद की जरूरत पड़े। एम्मा और ग्रिम जाति के राक्षसों के नेता के बीच लड़ाई बहुत तीव्र है। उनकी चाल इतनी तेज है कि नग्न आंखों से मुश्किल से उसे देखा जा सकता है। अगर मैंने रूल को नहीं मारा होता तो मैं उनकी लड़ाई को पूरी स्पष्टता के साथ नहीं देख पाता। एम्मा को मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा है। मैंने लड़ाई को देखते हुए सोचा, उसके प्रतिद्वंद्वी की शक्ति बहुत ज्यादा है। उसकी हर चाल उसकी कमजोरी पर केंद्रित है। अगर शक्तिशाली वायु तत्व नियम को न समझा जाता जिसने उसे बहुत तेज गति दी, तो मुझे नहीं लगता कि एम्मा इतने लंबे समय तक टिक पाती। पहले मैंने सोचा था कि पर्याप्त समय के बाद वह अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा इस्तेमाल की जा रही ऑकल्ट विधि की शक्ति की अभ्यस्त हो जाएगी, लेकिन मैं गलत था क्योंकि वह ग्रिम राक्षस की शक्ति और ग्रिम मास्टर की शक्ति की अभ्यस्त हो गई थी। मेरा ये सोचना बहुत गलत था कि उसकी प्रतिद्वंद्वी ने तो गुप्त विधि की सतह को ही छुआ था। बैंगनी धारीदार टाइगरमैन के नेता ने गुप्त विधि की सतह से कहीं अधिक जानकारी प्राप्त कर ली थी, तथा वह इसका प्रयोग करने में भी बहुत कुशल है। यही कारण है कि वह एम्मा को इतना कठिन समय दे रहा है। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? सोफिया ने अपनी बहन के साथ मेरे करीब आते हुए पूछा। ये कहना मुश्किल है, मैंने कहा। इस लड़ाई को जीतना बहुत मुश्किल है, न केवल एम्मा के लिए बल्कि ग्रिम राक्षसों के नेता के लिए भी। हालांकि युद्ध में उसका पलड़ा भारी है और वह एम्मा को काफी हद तक दबा रहा है, और बस यही है, वह उसे दबा रहा है, उस पर पूरी तरह से हावी नहीं हो रहा है। जब तक कि ग्रिम जाति के राक्षस का नेता अपनी शक्ति को फिर से नहीं बढ़ा लेता, तब तक उसके लिए जीतना बहुत मुश्किल है। जहां तक एम्मा की बात है, वह अपने आखिरी पड़ाव पर है। मैं उसके युद्ध कौशल को महसूस कर सकता हूं। मुझे पता है कि वह अपना बचाव करने के लिए अपना सब कुछ दे रही है। उसके जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि वह युद्ध के दौरान किसी तरह से अपनी शक्ति में सुधार करे। सोफिया ने कहा, मुझे अभी भी लगता है कि एम्मा के जीतने की संभावना है, जिस पर रेना और मैंने एक साथ अपना सिर हिलाया। सोफिया बहुत आशावादी है। वह एम्मा की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकती है, लेकिन वह अभी भी उम्मीद कर रही है कि एम्मा जीतेगी। एम्मा के लिए जीतना बहुत कठिन है जब तक कि वह कोई मजबूत तुरुप का पत्ता नहीं निकालती, जो मेरे पास नहीं है, सोफिया ने कहा, तथा एम्मा के बारे में मेरे द्वारा किए गए आकलन के समान ही बात कही। जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़ाई में वस्तुतः कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिवाय इसके कि एम्मा को कुछ अधिक चोटें लग गईं, जिससे उसकी गति और धीमी हो गई। गुप्त ऊर्जा ने उस पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया होगा। मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है कि गुप्त ऊर्जा कितनी कठिन है।
गुप्त ऊर्जा अन्य सभी ऊर्जाओं से भिन्न होती है। मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार प्रत्येक गुप्त विधि एक अलग प्रकार की गुप्त ऊर्जा उत्पन्न करती है। विभिन्न प्रकार की गुप्त विधियों में कभी भी एक ही प्रकार की गुप्त ऊर्जा नहीं होती है। एकमात्र बात यह है कि सामान्य गुप्त ऊर्जा को हटाना बहुत कठिन है, इसे विशुद्ध बल के साथ काबू में करना पड़ता है। केवल इसी तरह से व्यक्ति अपने शरीर से गुप्त ऊर्जा को हटा सकता है और वर्तमान में एम्मा के पास ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। केवल एक चीज जो वह कर सकती है वह है उस गुप्त ऊर्जा को सील करना। उस गुप्त ऊर्जा को चोटों में बंद कर दें और उसे एक घर की सुरक्षा में हटा दें। उसका टोटेम आर्टिफैक्ट वास्तव में अच्छा है, सोफिया ने कहा और मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। ये केवल टोटेम आर्टिफैक्ट के कारण ही था कि वह लड़ने में सक्षम थी। उसकी टोटेम कलाकृति बहुत शक्तिशाली है और जब उसने अपनी नियम शक्ति इसमें डाली तो यह और भी अधिक अद्भुत हो गई। हमने यह इसलिए कहा है कि उसकी टोटेम कलाकृति बहुत अच्छी है क्योंकि जिस तरह से वह नियम शक्ति को संभाल रही है, वह न केवल नियम शक्ति का सहजता से उपयोग कर रही है, बल्कि यह उसके पूरे शरीर में नियम शक्ति को घुमाने में भी मदद करती है, जिससे उसकी गति और भी अधिक बढ़ गई है। उसने अपनी जरूरत के अनुसार टोटेम ब्लूप्रिंट को तैयार किया होगा और इस तरह के शक्तिशाली टोटेम आर्टिफैक्ट को तैयार करने के लिए कई कीमती सामग्रियों का भी इस्तेमाल किया होगा। मुझे उम्मीद है कि जब मैं भविष्य में अपना टोटेम आर्टिफैक्ट बनाऊंगा तो यह एम्मा की तरह ही शक्तिशाली होगा। ग्रिम राक्षस के नेता ने एम्मा की कमर पर एक और वार किया और यह वार थोड़ा गहरा था क्योंकि इससे एम्मा के दांत पीसने लगे थे। रिची, यह थोड़ी मदद अच्छी रहेगी, एम्मा ने लड़ते हुए चिल्लाया। अंततः वह इसे और सहन नहीं कर सकी और उसने रिची से मदद मांगी। जैसे ही रिची ने एम्मा की मदद के लिए पुकार सुनी, उसने अपने टोटेम आर्टिफैक्ट को बुलाया और लाल चमक में रिची के हाथ में एक लाल भाला दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। चूंकि रिची ज्यादातर लॉन्ग स्वॉर्ड तलवार का इस्तेमाल करता है, इसलिए मैंने सोचा कि उसका टोटेम आर्टिफैक्ट लंबी तलवार के आकार का होगा, लेकिन यह एक भाला निकला। वह गहरे लाल रंग का भाला था जो ऐसा लग रहा था जैसे ज्वालामुखी के लाल क्रिस्टल से बना हो। उससे काफी दूरी पर होने के बावजूद भी मैं भाले से निकलती गर्म हवा को महसूस कर सकता था। रिची को अपना भाला बुलाने में 1 सेकंड से भी कम समय लगा और उसके तुरंत बाद रिची लड़ाई में शामिल हो गया। रिची के युद्ध में शामिल होने से एम्मा पर दबाव काफी कम हो गया और दोनों ने हमला करना शुरू कर दिया। मुझे कहना होगा कि दोनों का संयोजन बहुत अच्छा है। जहां एम्मा की युद्ध शैली गति और तेजी से भरी हुई है, वहीं रिची इसके बिल्कुल विपरीत है। रिची स्पीयर का हर हमला शक्ति, स्थिरता और चपलता से भरा हुआ है। उसके भाले का हर वार राक्षस वानर के घूंसे जैसा महसूस होता था। ये शक्ति से भरा हुआ है, लेकिन इसमें चपलता भी है जो आपको चाहे आप कहीं भी चले जाए भागने नहीं देगी। रिची के युद्ध में प्रवेश करने के साथ ही ग्रिम जाति के राक्षस के नेता को रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ा, क्योंकि दोनों ने उस पर इतने हमले किए कि उसे हमला करने का मौका ही नहीं मिला। अब आप क्या कहते हैं, क्या अब उन दोनों के जीतने की संभावना है? सोफिया ने आत्मसंतुष्ट होकर पूछा, जिस पर हम दोनों ने अपना सिर हिला दिया। एम्मा और रिची दोनों ने ही ग्रिम जाति के राक्षस पर आक्रमण करके उसे रक्षात्मक स्थिति में ला दिया है, तथा उन दोनों के द्वारा उस पर आक्रमण करने के बावजूद वे ग्रिम जाति के राक्षस के शरीर के बाल काटने में सक्षम नहीं हो पाए। उसकी त्वचा पर कट लगाना तो दूर की बात है। जिस तरह से ये दोनों के हमलों के खिलाफ बचाव कर रहा है, उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि उनके पास इसका बचाव करने का कोई मौका है जब तक कि वे युद्ध के दौरान अपनी ताकत नहीं बढ़ाते। टकराना। जब लड़ाई बहुत तीव्र हो गई तो ग्रिम राक्षस ने अचानक अपने पंजों पर रिची भाले के बल का प्रयोग करते हुए पीछे की ओर छलांग लगा ली और हवा में भागने लगा। राक्षस को भागते देख एम्मा और रिची तुरंत उसके पीछे चले गए और हमने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया क्योंकि हम कोई भी कार्रवाई चूकना नहीं चाहते थे। पीछा शुरू होने के कुछ ही सेकंड बाद ये स्पष्ट हो गया था कि हम ग्रिम राक्षस को खो देंगे क्योंकि उसकी गति बहुत अधिक है। इसकी गति इतनी अधिक है कि शक्तिशाली वायु प्रकार की रुल शक्ति होने के बावजूद एम्मा भी इसे पकड़ नहीं पाए। वह पहले ही हमारे बीच काफी दूरी बना चुका था और हमारी नजरों से ओझल होने लगा था। तभी हमने देखा कि टीम लीडर उसके ठीक सामने आ गया है। टीम लीडर को अपने सामने आते देख ग्रिम राक्षस ने सीधे हमला बोल दिया, लेकिन उसका हमला आधा होने से पहले ही टीम लीडर ने लापरवाही से उसकी छाती पर मुक्का मार दिया। टकराना। जब टीम लीडर ने ग्रिम जाति के राक्षस की छाती पर मुक्का मारा तो धमाका हुआ और अगले ही क्षण ग्रिम जाति का राक्षस रॉकेट की गति से जमीन पर गिर पड़ा। यहाँ तक कि जहाँ ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वहाँ एक छोटा गड्ढा भी बन गया था और जब हमने इसकी स्थिति की जांच की तो पाया कि यह पूरी तरह से मृत है और इसकी हड्डियां कुचल गई हैं।
विशेष रूप से इसकी छाती की, जहां इसकी छाती धंस गई थी और इसकी सभी हड्डियां चूर्ण में बदल गई थीं। मैं इसे ऐसी हालत में देखकर हैरान हूं, यह उसी समय मर गया होगा जब टीम लीडर ने इसे मुक्का मारा होगा। कितनी ताकत है! मैं हैरान रह गया। टीम लीडर बहुत ताकतवर है। मैं दंग रह गया। आप लोग कुछ देर तक उससे लड़ने के बाद उसे हरा देते, लेकिन आपने उसे भागने दिया। अगर आप लोग इसी तरह आधे अधूरे मन से प्रयास करते रहे तो आपके लिए 1 महीने के भीतर लेवल 3 चैलेंजर को पार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, टीम लीडर ने गंभीर स्वर में कहा। उन्होंने यह बात केवल एम्मा और रिच से ही नहीं कही थी, बल्कि हम सभी से कही थी, और उन्होंने जो कहा वह सही है। गिल्ड की चुनौतियां बहुत कठिन हैं और यदि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दिया तो हमारे लिए 1 महीने के भीतर लेवल 3 को पार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कठिन नहीं है और बहुत से लोग इसे हर साल करते हैं, लेकिन अगर आप लोग भी इसे करना चाहते हैं तो आपको अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए और प्रशिक्षण में अपना सब कुछ देना चाहिए। तभी आप लोगों को अफेरियन खंडहर खुलने से पहले लेवल 3 की चुनौती को पार करने का मौका मिलेगा, टीम लीडर ने कहा। इस बार उसकी आवाज पहले से अधिक नर्म थी। हम सभी ने उनकी सलाह पर सहमति जताई, क्योंकि हम सभी जानते थे कि यदि हमने अपना सब कुछ नहीं दिया तो हम लेवल 3 गिल्ड चैलेंज को पार नहीं कर पाएंगे, जिससे अफेरियन खंडहर में प्रवेश करने की हमारी सभी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। चलो देखते हैं कि इसमें कुछ दिलचस्प है या नहीं, प्रशिक्षक ने कहा, और उसने ग्रिम रेस मॉन्स्टर के स्टोरेज बैंड को अपने हाथ से बाहर निकाला और फिर उसके अंदर की चीजों को एक एक करके निकालना शुरू कर दिया। हम इस दृश्य को देखकर चौंक गए, लेकिन जल्द ही समझ गए कि टीम लीडर ऐसा कैसे कर पाया। यह मैना ट्रांसम्यूटेशन क्रिस्टल के कारण था और प्रशिक्षक के पास शीर्ष 3 ट्रांसम्यूटेशन क्रिस्टल में से एक था। प्रशिक्षक ने ग्रिम रेस मॉन्स्टर का स्टोरेज बैंड निकाला और उसके अंदर की चीजों को एक एक करके निकालना शुरू कर दिया। सामान्यतः मनुष्य ग्रिम जाति की कलाकृतियों को संचालित नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें डाक ऊर्जा और मानव अभ्यास मन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए सामान्य चिंतकों के लिए ग्रिम जाति की कलाकृतियों का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह संभव है। freewebnovel.com। जिन लोगों ने अपने मन को रूपांतरित करने के लिए विशेष मन रूपांतरण क्रिस्टल का उपयोग किया है, वे ग्रिम जाति के हथियारों को मुश्किल से ही संचालित कर सकते हैं। यद्यपि वे कलाकृतियों की 10% से भी कम शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि उन्हें युद्ध प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी यह ग्रिम जाति के भंडारण उपकरणों को संचालित करने के लिए पर्याप्त है। गिल्ड में 12 ट्रांसम्यूटेशन क्रिस्टल हैं, लेकिन केवल 3 क्रिस्टल में ग्रिम मॉन्स्टर को मुश्किल से संचालित करने की क्षमता है। वे 3 गिल्ड में शीर्ष 3 मैना ट्रांसम्यूटेशन क्रिस्टल हैं जो बहुत महंगे हैं। यह क्या है? सोफिया ने अपनी बहन से पूछा जब उसने मुड़ा हुआ चमड़े का एक टुकड़ा उठाया जिसे टीम लीडर ने बेकार समझकर फेंक दिया था, और सोफिया ने उठा लिया। उसका सवाल सुनकर रैना ने चमड़े की खाल ली और उसे खोला। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई खुरदुरा सा नक्शा बना हुआ हो। रैना बोली, टीम लीडर, क्या आप इस पर एक नज़र डालेंगे? सोफिया ने टीम लीडर से कहा। इससे हम भी उत्सुक हो गए क्योंकि हम सभी ने टीम लीडर की ओर देखा क्योंकि उसने सोफिया से नक्शा लिया था। सोफिया के हाथ से नक्शा लेने के बाद वह उसका अध्ययन करने लगा और समय समय पर उसके चेहरे पर विभिन्न भाव आते रहे। दिलचस्प, टीम लीडर ने कहा और मानचित्र का अध्ययन जारी रखा तथा मानचित्र के प्रति हमारी जिज्ञासा पुनः बढ़ गई। टीम लीडर, यह क्या है? सोफिया ने उत्साह से पूछा। हमेशा की तरह वह हम सभी में सबसे अधिक जिज्ञासु है और उसने वह प्रश्न पूछा जो हर कोई पूछना चाहता है। यह एक नक्शा है और अगर मैं सही हूं तो इसका गंतव्य यहां से ज्यादा दूर नहीं है, टीम लीडर ने कहा। यह सुनकर हम सभी उत्साहित हो गए। उनके लिए नेता की त्वचा पर नक्शा बनाना और उनके डिवाइस पर नहीं, ये निश्चित रूप से कुछ रोमांचक होगा। ग्रिम रेस में भी होलोवॉच जैसा कुछ है। इस युग में कोई भी मुश्किल से कागज का उपयोग करता है। अगर वे एक नोट लेना चाहते हैं तो वे अपने उपकरणों पर ले जाते हैं, लेकिन जिसने भी खींचा था उसने ऐसा नहीं किया। इसके केवल 2 कारण हो सकते हैं। एक तो उस स्थान पर कुछ रहस्य है और जिसने भी इसे बनाया था वह नहीं चाहता था कि किसी को पता चले और इसीलिए उसने इसे बनाया था, और दूसरा ये कि यह मानचित्र इतना पुराना है कि जब इसे बनाया गया था तब होलोवॉच और अन्य जैसे कोई उपकरण नहीं थे। दूसरा कारण संभवतः यह मानचित्र बहुत पुराना है, कम से कम 1 से 2000 वर्ष पुराना, तथा मानचित्र कितना घिसा पिटा है इसे देखते हुए। क्या हम अब जा सकते हैं टीम लीडर? कृपया, अगर हम भाग्यशाली रहे तो हमें अंदर खजाना मिल सकता है, सोफिया ने टीम लीडर से विनती करते हुए कहा, और हम सब ने भी उसी भाव से उनकी ओर देखा। यद्यपि यह हमारे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होगा और हम उम्मीद के मुताबिक खजाना नहीं खोज पाएंगे,
लेकिन ये साहसिक कार्य अपने आप में सार्थक होगा और टीम लीडर ने स्वयं कहा कि नक्शे का गंतव्य यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। यह आपके लिए बहुत खतरनाक है, इस समय आप लोग वहां जाने के लिए बहुत कमजोर हैं। टीम लीडर ने कहा, यह सुनकर हमारे चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। मैं वास्तव में ये देखना चाहता था कि इस नक्शे में क्या लिखा है। हमारे निराश चेहरों को देखकर टीम लीडर ने जोर से हंसते हुए कुछ ऐसा कहा जिससे सभी को उम्मीद की किरण दिखी। लेकिन यदि आप सभी 4 दिन के समय में लेवल 2 गिल्ड चुनौती को पार करने में सक्षम थे, तो मैं वादा करता हूं कि मैं आप लोगों को खजाने की खोज के लिए ले जाऊंगा। टीम लीडर। उसके इस एक वाक्य ने हम सबके चेहरों पर चमक ला दी। सचमुच? सोफिया ने पूछा और प्रशिक्षक ने सिर हिला दिया। अचानक मुझे लगा कि 2 नजरें मुझ पर हैं, सिर्फ मुझ पर ही नहीं बल्कि सोफिया, रेना और बेन पर भी 2 नजरें हैं। ये रिच और एम्मा की हैं। उनके लोग हमें साफ साफ बता रहे थे, तुम लोग कड़ी मेहनत करो और लेवल 2 गिल्ड चैलेंज को पास करो, नहीं तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस पर हम सभी ने आंखें घुमाईं, लेकिन हम जानते थे कि वे गंभीर हैं। यदि हम में से कोई भी 4 दिनों में लेवल 2 की चुनौती को पार करने में सक्षम नहीं हुआ, तो हमें निश्चित रूप से उनकी ओर से मार पड़ेगी। टीम लीडर ने भले ही यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि यदि हम में से कोई भी लेवल 2 की चुनौती को पार करने में सक्षम नहीं हुआ तो वह हमें खजाने की खोज के लिए नहीं ले जाएगा। इसलिए खजाने की खोज में जाने के लिए सभी को गिल्ड की लेवल 2 चुनौती को हराना होगा। ये स्पष्ट है कि एम्मा और रिची में गिल्ड की लेवल 2 चुनौती को पार करने की ताकत है, जबकि हम चारों में थोड़ी कमी है। हमें 4 दिनों में इतना सुधार करना होगा कि हमारे पास दूसरी चुनौती को पार करने की ताकत हो। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। टीम लीडर ने एम्मा के संघर्षपूर्ण हाव भाव देखकर कहा। वह काफी बुरी तरह घायल हो गई थी। उसकी शारीरिक चोटें गंभीर नहीं थीं, लेकिन उसके घाव के अंदर की गुप्त ऊर्जा उसे ठीक नहीं होने दे रही थी, चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले। वह अपने शरीर से गुप्त ऊर्जा को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके सारे प्रयास निष्फल रहे। अगर यह इतना आसान होता तो मुझे इसे जलाने में 3 दिन नहीं लगते। टीम लीडर कुछ समय से उसे देख रहा था, इसलिए जब उसने उसके चेहरे पर संघर्ष देखा तो उसने मदद करने का निर्णय लिया। शांत रहो और अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करना बंद करो, टीम लीडर ने उसके पास चलते हुए कहा। उसने सिर हिलाया और वैसा ही किया जैसा टीम लीडर ने उसे बताया था। टीम लीडर ने धीरे से अपना हाथ उसके नंगे कंधे पर रखा और अगले ही पल उसके शरीर के सभी छोटे छोटे बाल खड़े हो गए और मुझे बहुत ही धीमी बिजली की आवाज सुनाई दी। टीम लीडर को उसके शरीर के अंदर गुप्त ऊर्जा की जलन को दूर करने के लिए अपने लाइटनिंग रूल का उपयोग करना चाहिए। यदि वह ऐसा कर सकता है तो उसकी शासन शक्ति पर उसका नियंत्रण अद्भुत होगा, क्योंकि हम जो शक्ति छोड़ते हैं वह उस व्यक्ति को घायल कर सकती है जिसे हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने 1 मिनट तक पूरी प्रक्रिया को देखा, लेकिन ऊब महसूस करते हुए मैं राक्षसों से मैना क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उनकी ओर चल पड़ा। आज मैंने तीनों ग्रिम जाति के राक्षसों को मार दिया था, इसलिए आज कोई प्रयोग नहीं होगा, केवल कटाई होगी। ऐसा कहा जाता है कि सामान्य कर्नल चरण के ग्रिम जाति के राक्षस ने 50 मैना क्रिस्टल दिए थे, लेकिन मैंने जिन तीनों को मारा था वे सभी कुलीन थे, इसलिए ये तीनों मुझे लगभग 60 से 70 मैना क्रिस्टल देने में सक्षम होने चाहिए। उत्साह के साथ मैंने ग्रिम राक्षस की छाती पर रूनिक डिस्क रख दी थी और एक पल बाद इसने मैना क्रिस्टल की कटाई शुरू कर दी थी। मुझे कम से कम 2 रूनिक डिस्क खरीदनी चाहिए, मैंने सोचा, क्योंकि मैंने 2 शरीरों को देखा जो खुले छोड़े गए थे। मैं उन्हें केवल पहले के साथ समाप्त होने के बाद ही प्राप्त कर सकता हूं। यदि मेरे पास 2 रूनिक डिस्क होती तो मैं तीनों राक्षसों को एक साथ प्राप्त कर सकता था। एम्मा और रिची कुछ दिन पहले ही गिल्ड से अतिरिक्त रूनिक डिस्क ले आए थे और मैं आज उन्हें खरीदने की योजना बना रहा हूं। मेरी शक्ति बढ़ने के साथ मैं ज्यादातर एलीट कर्नल स्टेज राक्षसों के खिलाफ लड़ूंगा और मेरे पास कम से कम 3 रूनिक डिस्क होनी चाहिए, लेकिन समस्या यह है कि उच्च श्रेणी के रूनिक डिस्क सस्ते नहीं हैं। गिल्ड छूट के साथ भी उनकी कीमत बहुत अधिक है, लेकिन अब मेरे पास उन्हें खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। टिंग। लगभग 12 मिनट बाद रूनिक डिस्क ने ग्रिम जाति से मैना क्रिस्टल की कटाई पूरी कर ली और मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने 69 मैना क्रिस्टल की कटाई कर ली है। 69 मैना क्रिस्टल, जो कि काफी बड़ी संख्या है। यह मैना क्रिस्टल की सबसे अधिक संख्या है जो मैंने कभी ग्रिम राक्षस से प्राप्त की है। मैंने कभी भी किसी एकल ग्रिम जाति के राक्षस से इसकी आधी राशि भी प्राप्त नहीं की है। ऐसा लगता है कि जब तक मैं एलीट कर्नल चरण के राक्षसों का शिकार करता रहूंगा, मुझे कभी भी मैना क्रिस्टल की कमी नहीं होगी, मैंने सोचा, क्योंकि मैंने अपने भंडारण में सभी 69 मैना क्रिस्टल को हटा दिया था।
सब कुछ हो गया, अब आप अपनी चोटों को ठीक करने के लिए औषधि पी सकते हैं। टीम लीडर ने एम्मा के कंधे से अपना हाथ हटाते हुए कहा। इतनी जल्दी, सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे और टीम लीडर ने एम्मा के शरीर से गुप्त ऊर्जा को जलाना समाप्त कर दिया था। मुझे 3 दिन लगे, पूरे 3 दिनों में एक दिन और रात, लेकिन टीम लीडर ने सिर्फ 15 मिनट में ये काम कर दिया। मैं जिस गुप्त ऊर्जा से ग्रस्त था, वह एलीट कैप्टन चरण से थी, जो मुश्किल से गुप्त कौशल की सतह को छू पा रही थी। लेकिन जिससे एम्मा ने लड़ाई की थी, उसने गुप्त कौशल की सतह को खरोंच दिया था और उसकी गुप्त ऊर्जा उस ऊर्जा से बहुत शक्तिशाली थी जिससे मैं ग्रस्त थी, लेकिन टीम लीडर फिर भी 15 मिनट में इसे जलाने में सक्षम था। ऐसा लगता है कि मुझे उन लोगों की शक्ति का अनुमान लगाना बंद करना होगा जिनकी युद्ध शक्ति मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि जिन्हें मैं नहीं समझ पा रहा हूं वे इतने शक्तिशाली हैं कि मुझे एक ही वार में खत्म कर सकते हैं। यदि कभी मुझे ऐसा प्रतिद्वंद्वी मिल जाए जिसकी युद्ध शक्ति मैं समझ नहीं पाऊं, तो सबसे पहले मैं जितनी तेजी से भाग सकता हूं भाग जाऊंगा। हम 1 घंटे में निकल जाएंगे, टीम लीडर ने कहा, जिस पर हम सबने सिर हिला दिया। हमारे समूह में सबसे अधिक घायल मैं और एम्मा थे। मेरी लड़ाई समाप्त हुए 1.5 घंटे से अधिक समय हो चुका था और टीम लीडर ने जो 1 घंटा और दिया था, वह मेरी चोटों को ठीक करने के लिए पर्याप्त था। जहां तक एम्मा की बात है, उसकी चोटें इतनी गंभीर नहीं थीं, उसके साथ एकमात्र समस्या उसके शरीर के अंदर की गुप्त ऊर्जा थी जिसे टीम लीडर ने जला दिया था। टिंग। कुछ मिनट बाद घंटी बजी और मैंने दूसरे ग्रिम जाति के राक्षस की कटाई पूरी कर ली, जिससे मुझे 67 मन क्रिस्टल मिले, जिसकी मुझे उम्मीद थी। लगभग 10 मिनट और बीते और मैंने तीसरे ग्रिम जाति के राक्षस से मैना क्रिस्टल प्राप्त करना समाप्त कर दिया। तीनों ग्रिम जाति के राक्षसों में से इसने मुझे सबसे अधिक मैना क्रिस्टल दिया, जो कि 70 है। एक ही लड़ाई में मैंने 206 मैना क्रिस्टल प्राप्त किए थे, जो कि एकल लड़ाई में प्राप्त किया गया सबसे अधिक क्रिस्टल था। जब मैंने सभी मैना क्रिस्टल की कटाई पूरी कर ली, तो मैंने ग्रिम राक्षसों की राख को साफ करना शुरू कर दिया और उनके भंडारण कलाकृतियों, हथियारों और अन्य चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये चीजें मैना क्रिस्टल की तुलना में ज्यादा कुछ नहीं देती, फिर भी इनकी कीमत काफी अच्छी मिलती है और यही कारण है कि मैंने ग्रिम जाति के राक्षसों के शरीर पर एक भी चीज नहीं छोड़ी। 1 घंटा मौन में बीता, सभी का ध्यान आराम करने और अपनी चोटों को ठीक करने पर था। 1 घंटे तक मेरी चोटें अपेक्षाकृत ठीक हो जाएंगी तथा पूरी तरह से ठीक होने के लिए मुझे कम से कम 5 से 6 घंटे और लगेंगे। ठीक है, चलो, अब हमारे पास केवल 2 घंटे बचे हैं। आप लोगों को कम से कम इस तरह के राक्षसों की एक और बड़ी टीम से लड़ना होगा, टीम के नेता ने कहा और उसने ग्रिम जाति के राक्षसों के छिलकों की ओर इशारा किया। अगले 2 घंटों में हमारी किस्मत सबसे अच्छी नहीं कही जा सकती थी, लेकिन ये बुरी भी नहीं थी। हम एलीट कर्नल स्टेज राक्षस के बड़े समूह से नहीं मिले थे, लेकिन हम 3 समूहों से मिले थे जिनमें सामान्य कर्नल स्टेज और एलीट कर्नल स्टेज राक्षस थे। मुकाबले जल्दी खत्म हो गए हैं। हमें पहले से ही बड़े और शक्तिशाली समूह से लड़ने का अनुभव है और इसकी तुलना में ये 3 समूह छोटे और कमजोर थे। ये कहा जा सकता है कि हमने उन्हें मारने की तुलना में उनसे मैना क्रिस्टल इकट्ठा करने में अधिक समय लिया और अंतिम समूह मर गया। हमारे जाने का समय आ गया था और हम उसी रास्ते से चले गए जिस रास्ते से आए थे, निषिद्ध भूमि के आसपास। वापसी की यात्रा घटनाहीन रही, कुछ भी रोमांचक नहीं हुआ। जो भी कमजोर ग्रिम जाति का राक्षस हमारे सामने आया, उसे हमेशा की तरह टीम लीडर ने मार डाला। ट्रिंग, बीप बीप, डम डम। रास्ते में कुछ भी असामान्य नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हम चौकी के पास पहुंचे और हमारे होलोवॉच में सिग्नल वापस आ गया, वे सभी बजने लगे, जिनमें टीम लीडर भी शामिल थे। तो आखिरकार खबर आ ही गई। मैंने खबर पढ़ते हुए सोचा, जो कि एक रिमाइंडर है जो मैंने कुछ दिन पहले सेट किया था। एफेरियन रूइन की खबर अंततः बाहर आ गई है और इसने तुरंत ही वेब पर सभी विषयों को प्रभावित कर दिया है। ऐसा लग रहा था कि यह मेरी अपेक्षा से भी अधिक बड़ा धमाका कर रही है, क्योंकि चौकी के लगभग सभी लोग इसके बारे में वेब पर ही नहीं बल्कि सड़कों पर भी बात कर रहे हैं। जब हम चौकी में दाखिल हुए तो हमें केवल एफेरियन खंडहर के बारे में ही सुनने को मिला, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यह अच्छा हुआ कि हम कल ही जानकारी ले आए थे, अन्यथा हमें बहुत अधिक भुगतान करना पड़ता। सोफिया ने एफेरियन खंडहर के बारे में जानकारी की नई कीमत देखते हुए कहा। मैंने भी सिर हिलाया। प्रत्येक संगठन, दुकान, गिल्ड आदि को एफेरियन खंडहर के बारे में जानकारी थी। उन्होंने अपनी कीमत 10 गुना बढ़ा दी। गिल्ड में ग्रिम जाति के राक्षस से प्राप्त सभी चीजों को जमा करने के बाद मैं अपने अपार्टमेंट में वापस लौट आता हूँ। आज का दिन वास्तव में फलदायी रहा। न केवल मैंने कई कुलीन कर्नल स्टेज ग्रिम जाति को मार डाला, बल्कि उनसे बहुत सारे मैना क्रिस्टल भी प्राप्त किए, और ये तो बस शुरुआत है।
अगले 3 दिन वैसे ही बीते जैसे मैंने सोचा था। हमने इतनी पागलपन से शिकार किया कि प्रत्येक दिन पहले से अधिक खतरनाक होता जा रहा था और प्रत्येक दिन मुझे गंभीर चोटें लग रही थी, लेकिन इसने मुझे और अधिक तीव्रता से प्रशिक्षण लेने से नहीं रोका। प्रत्येक दिन मैंने 1000 से अधिक मैना क्रिस्टल एकत्र किए थे। मुझे उम्मीद थी कि मैं एक दिन में 1000 मैना क्रिस्टल एकत्र कर सकूंगा, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि वह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। आज टीम लीडर ने हमें आराम करने के लिए छुट्टी दी थी, जैसे कि आज हम गिल्ड की चुनौती स्वीकार करने जा रहे हैं और यदि हम सफल होते हैं तो टीम लीडर हमें खजाने की खोज के लिए ले जाएगा, जिसे अब हम खजाने की खोज कहते हैं। टीम लीडर ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, सिवाय इसके कि नक्शे का गंतव्य मिड लेवल हंटिंग ग्राउंड है। हमें यह जानकर आश्चर्य नहीं हुआ कि यह मिड लेवल हंटिंग ग्राउंड है, लेकिन फिर भी हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मध्य स्तर के शिकार के मैदान निम्न स्तर के शिकार के मैदान से पूरी तरह से अलग हैं। निम्न स्तर का शिकार का मैदान उन नौसिखियों के लिए है जो अभी अभी ग्रिम युद्ध के मैदान में प्रवेश कर रहे हैं और वहां ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन मध्य स्तर के शिकार के मैदान पूरी तरह से अलग हैं। एलीट कर्नल चरण में हम जिस राक्षस के खिलाफ लड़ रहे हैं वह मध्य स्तर के शिकार मैदान में सबसे कमजोर ग्रिम जाति का राक्षस है। ग्रिम जाति के जिन अभिजात वर्ग से हमने मुकाबला किया है वे अभिजात वर्ग का प्रारंभिक बिंदु मात्र हैं। वास्तविक अर्थों में मध्य स्तर के शिकार मैदान में पाए जाने वाले स्टार अभिजात वर्ग के सामने उन्हें अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। एक और कारण है कि टीम लीडर ने हमें खजाने की खोज पर जाने से पहले गिल्ड चुनौती को पूरा करने के लिए कहा था और वह गिल्ड नियमों के कारण था। मध्यम स्तर के शिकार मैदान में शिकार करने के लिए हमें कम से कम स्तर 2 गिल्ड चुनौती को पार करना होगा, उसके बाद ही हमें मध्य स्तर के शिकार मैदान में शिकार करने की अनुमति मिलेगी। यदि हमारे साथ प्रशिक्षक न होते तो मैं इतनी जल्दी मध्य स्तर के शिकार मैदान में शिकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गिल्ड चुनौती में सभी 9 चुनौतियों को पार किया था। यहाँ तक कि एस क्लास गिल्ड में भी बहुत कम लोगों में सभी चुनौतियों को पार करने की शक्ति होती है, विशेषकर हमारे टीम लीडर जैसे युवा लोगों में जो एम्मा की ही उम्र के हैं। मैं बस आशा करता हूं कि मैं आज दूसरी गिल्ड चुनौती को पार करने में सक्षम हो जाऊंगा और मुझे लगता है कि मेरे पास दूसरी चुनौती को पार करने का काफी अच्छा मौका है, लगभग 80%। न केवल मैंने पिछले 4 दिनों में बहुत कठिन प्रशिक्षण लिया था, बल्कि मैं सुबह सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज की 27वीं मुद्रा बनाने में भी सक्षम रही और बॉडी क्लींजिंग तकनीक की 32वीं मुद्रा तक पहुंची, जिसे मैंने सोफिया और रीना के सामने प्रदर्शित किया था। केवल 4 दिनों में दोनों बहनें पहली क्लींजिंग तक पहुंच गईं और परिणाम उन पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। न केवल उनकी चाल अधिक लचीली हो गई, बल्कि उनकी त्वचा भी थोड़ी चमक उठी, जिससे वे और भी अधिक सुंदर हो गईं। शाम हो चुकी है और मैं कुछ ही देर में गिल्ड के लिए रवाना हो जाऊंगी, क्योंकि हम चारों गिल्ड चुनौती को पार करने का प्रयास करेंगे। और जहां तक अन्य 2 एम्मा और रिची की बात है, उन्होंने 2 दिन पहले ही दूसरी चुनौती पार कर ली है। चलो चलें, एशलिन, मैंने एशलिन से कहा जो बालकनी में बैठी थी। मेरी आवाज सुनकर वह उड़कर मेरे कंधे पर आ बैठी और हम मेरे अपार्टमेंट से बाहर निकल गए। माइकल, जैसे ही मैं होवरकार से बाहर निकला मैंने अपना नाम सुना और यह सोफिया का नाम था जो हमारी टीम के सदस्यों से बात कर रही थी। हम पिछले 10 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो चलें, सोफिया ने कहा और उसने सचमुच मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे गिल्ड की ओर खींचने लगी। जल्द ही हम सभी उस कक्ष में पहुंच गए जहां गिल्ड चैलेंज होता है और देखा कि वहां पहले से ही 3 लोग इंतजार कर रहे थे। यदि आप लोग पहले आ जाते तो हमें अपनी बारी का इंतजार नहीं करना पड़ता, सोफिया ने बैठते हुए कहा। आराम करें, अभी तो सिर्फ आधे घंटे का इंतजार करना है, एम्मा ने कहा। रिची और एम्मा आज विशेष रूप से हम चारों को प्रोत्साहित करने के लिए आए थे, क्योंकि हम खजाने की खोज पर जा रहे थे और यह हम सभी पर निर्भर करेगा कि हम दूसरी गिल्ड चुनौती को पार करते हैं या नहीं। अगर हम में से कोई असफल हो गया तो खजाने की खोज पर जाने की हमारी सारी उम्मीदें पानी में डूब जाएंगी। एम्मा ने कहा, यदि आप में से 4 लोग दूसरी चुनौती को पार करने में सक्षम हो गए तो हम आपको महंगे रेस्तरां में दावत देंगे। वह न केवल हमारे सामने चुनौतियों को कम कर रही है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से हम पर बेहतर प्रदर्शन करने और चुनौतियों को पार करने का दबाव भी बना रही है। खैर, आपको मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं चुनौती को पार कर सकूंगा और यदि सभी ने भी इसे पार कर लिया, जिसकी मुझे उम्मीद थी, तो हम 1 घंटे बाद महंगे भोजन का आनंद लेंगे। समय बीतता गया, एक एक करके तीनों लोगों ने अपनी बारी ली और आधे घंटे के भीतर तीनों ने अपनी बारी पूरी कर ली और अब जाने की बारी थी। मैं पहले जाऊंगा, बेन ने कहा जैसे ही आखिरी व्यक्ति दरवाजे से बाहर आया।
मैं बता सकता हूं कि सोफिया पहले जाना चाहती थी, लेकिन बेन को पहले पुकारते हुए देखकर उसने कुछ नहीं कहा। एक को आपत्ति करते देख बेन दरवाजे के अंदर चला गया और हम सब उसकी प्रतीक्षा करने लगे। हम सभी को सांस रोककर चुनौती पार करनी थी। समय बीतता गया और हम चुपचाप इंतजार करते रहे। कोई भी बात करने के मूड में नहीं था, जैसे सबकी निगाहें दरवाजे पर लगी हुई थीं। क्लिक करें। 7 मिनट बाद दरवाजा फिर खुला और बेन बाहर आया और उसके चेहरे पर एक अतिरिक्त उज्ज्वल मुस्कान देखी जा सकती थी। क्या तुमने इसे पास कर लिया? एम्मा ने पूछा। हाँ, मैंने कर लिया, बेन ने कहा। कैसा रहा? सोफिया ने पूछा। हमें पहले से ही एम्मा और रिची से दूसरी चुनौती की ताकत के बारे में पता है, लेकिन बेन से सुनना अच्छा होगा जो हमारे स्तर पर है। जैसा कि एम्मा और रिची ने कहा, मुझे पहली चुनौती से बाहर कर दिया गया और सीधे दूसरी चुनौती के सामने पेश किया गया। freewebandsigmawell.com। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, मेरा प्रतिद्वंद्वी मॉन्स्टर था और यह बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मैं उसे हराने में सफल रहा। बेन ने प्रोत्साहन देते हुए कहा, जब तक आप लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे, तब तक द्वितीय सेकंड चुनौती पर विजय पाना कठिन नहीं होगा। यह